हाय, दिस इज हरीश और आज मैं तुम्हारे साथ डिस्कस करने वाला हूँ सीए फाइनल इनडायरेक्ट टैक्सेस चैप्टर नंबर 10 टैक्स इनवॉइस डेबिट नोट क्रेडिट नोट। इसके अंदर सेक्शन 31 एक महारथी सेक्शन है जिसके अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं और इसको सेग्रीगेट करके पढ़ाऊंगा। ठीक है, आपको एक अलग कॉन्सेप्ट से पता चलेगा कि कौन कौन से अलग अलग जगह पे आपको ध्यान देना होगा। पहला है टाइम लिमिट फॉर इशूइंग द टैक्स इनवॉइस, आपको पता है ऑलरेडी, टाइम ऑफ सप्लाई में भी देख चुके हैं। दूसरा, व्हाट आर द फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड बिफोर इशूइंग द टैक्स इनवॉइस। तीसरा, what are the types of tax invoices, what are the type of different documents in special cases। उसके बाद में एनी अदर डॉक्यूमेंट, टैक्स इनवॉइस की जगह पे कोई और डॉक्यूमेंट इशू कर सकते हैं। एंड लास्टली डायनामिक क्यूआर कोड के रिस्पेक्ट में 13 सर्कुलर है, ये बहुत बढ़िया चीज है। टुवर्ड्स द एंड मैं बताऊंगा ये डायनामिक क्यूआर कोड के सर्कुलर के बारे में। उसके बाद सेक्शन 32, 33, 34 ये लल्लू से सेक्शन है। 32, 33 में तो कोई दम भी नहीं है, ठीक है। और 34 है डेबिट नोट क्रेडिट नोट की बात करता है। ये पूरी चीजें हम लोग फटाफट से डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट रिवाइजिंग दिस चैप्टर टैक्स इनवॉइस डेबिट नोट क्रेडिट, ठीक है। स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट सेक्शन, सेक्शन 31। ये है टैक्स इनवॉइस के बारे में। पहला सेट जो हम लोग इसमें देखेंगे दैट इज टाइम लिमिट फॉर इशूइंग द टैक्स इनवॉइस। नॉर्मल केस की अगर बात करें, गुड्स सप्लाई किए जाते हैं तो जो भी रजिस्टर्ड पर्सन अपनी टैक्सेबल गुड्स सप्लाई कर रहा है उसको इनवॉइस का इशू करना है। दो केसेस बताए गए हैं। पहला केस बोलता है कि अगर वो ट्रांजैक्शन ऐसा है वेयर सप्लाई इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ द गुड्स तो इनवॉइस इशू करना होगा बिफोर और एट द टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ द गुड्स। एंड इन एनी अदर केस जहां पे मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं होती, इनवॉइस इशू करना होगा बिफोर और एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ द गुड्स और मेकिंग अवेलेबल दोस गुड्स टू द रेसिपिएंट। ये पहला वाला था गुड्स के बारे में। सर्विसेज के बारे में, अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन अपनी टैक्सेबल सर्विसेज सप्लाई करता है तो उस पर्सन को इनवॉइस कब इशू करना होगा। ये दो केसेस हैं और यहाँ पे जो केसेस हैं ये सप्लायर पॉइंट ऑफ व्यू से है। पहला केस बोलता है कि अगर सप्लायर एक इंश्योरेंस कंपनी या फिर बैंकिंग कंपनी या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग एनबीएफसी, तो इनको इनवॉइस इशू करना होगा बिफोर और आफ्टर द प्रोविजन ऑफ सर्विस बट विद इन 45 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस। और दूसरा, इसके अलावा कोई दूसरे सप्लायर ऑफ सर्विस होंगे तो इनको इनवॉइस इशू करना होगा बिफोर और आफ्टर द प्रोविजन ऑफ सर्विस बट विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। दो बातों का ध्यान रखना, गुड्स केस में बार बार बोलते बिफोर और एट द टाइम, एट द टाइम, एट द टाइम, लेकिन सर्विसेज के लिए बोलते बिफोर और आफ्टर बट विद इन स्पेसिफाइड टाइम, ठीक है। 45 डेज या 30 डेज आफ्टर के बाद में, प्रोवाइड सर्विस देने के बाद में 45 या 30 डेज के अंदर इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए। ये हमने देखा गुड्स के लिए, सर्विसेज के लिए। अब एक बात समझो, यहाँ पे एक ऑप्शनल प्रोविजन है, ऑप्शनल प्रोविजन फॉर सप्लायर ऑफ सर्विसेज। दो बातें हैं। पहली बात तो ये गुड्स के लिए अप्लाई होगा, बिल्कुल भी नहीं। दूसरी बात, क्या ये हर कोई सर्विस सप्लायर के लिए होगा? नहीं भाई, कुछ स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विसेज है उनके लिए अप्लाई होगा। आपको स्क्रीन के ये नीचे वाले साइड पे दिख रहा है, ग्रीन बॉक्स के नीचे, वहां पे देखो, इंश्योरेंस कंपनी या फिर बैंकिंग कंपनी या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग एनबीएफसी, ये तीन तो अब भी ऊपर देखे। चौथा है कोई टेलीकॉम ऑपरेटर एंड पांचवा एनी अदर क्लास ऑफ नोटिफाइड क्लास ऑफ सप्लायर, लेकिन अब तक कुछ नोटिफिकेशन लाके बताया नहीं है। तो खैर, फिर भी ये 5 केसेस में इन्होंने बताया, 5 स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ सप्लायर, इनके लिए ऑप्शन दिया गया है टाइम लिमिट इशू करने का, एक इनवॉइस इशू करने का टाइम लिमिट जो है उसके लिए ऑप्शन दिया गया है। अगर ये ट्रांजेक्शन अपने डिस्टिंक्ट पर्सन के साथ में करते हैं, डिस्टिंक्ट पर्सन के साथ में, तो इनको ये बेनिफिट मिलता है। टाइम लिमिट जो इनवॉइस इशू करने का टाइम लिमिट है उसका ऑप्शन है। ये ऑप्शन में ब्लू बॉक्स के अंदर विच एवर इज अर्लियर वाली डेट है, इसके हिसाब से इनके पास ऑप्शन दिया गया है। बिफोर और एट द टाइम व्हेन द सप्लायर रिकॉर्ड्स सच ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स और बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द क्वार्टर ड्यूरिंग व्हिच सच सप्लाई वाज मेड। देखो, इंश्योरेंस कंपनी या बैंकिंग कंपनी या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जब अपने डिस्टिंक्ट पर्सन को सर्विस दे रही है तो इनके पास ऑप्शन है, या तो वो ऊपर 45 डेज का प्रोविजन से अपने टाइम इनवॉइस इशू कर दे, या फिर ये ब्लू बॉक्स के अंदर जो दो डेट्स हैं इनमें से विच एवर इज अर्लियर के हिसाब से अपना इनवॉइस इशू कर सकते हैं। और अगर टेलीकॉम ऑपरेटर या फिर एनी अदर नोटिफाइड क्लास ऑफ सप्लायर है तो इनको ऊपर से 30 डेज वाला प्रोविजन अप्लाई होता है, या तो उसके हिसाब से या फिर ये ब्लू बॉक्स के अंदर जो दोनों डेट में से विच एवर इज अर्लियर है वो लेकर के ये लोग अपना इनवॉइस इशू कर सकते हैं, ठीक है। ये ऑप्शनल प्रोविजन इनके लिए अप्लाई होता है। मैं वापस बता दूं, गुड्स के लिए होता है, बिल्कुल भी नहीं। सर्विस प्रोवाइडर, क्या हर कोई सर्विस प्रोवाइडर के लिए? नहीं भाई, ये 5 कैटेगरी के सर्विस प्रोवाइडर है। और तीसरी बात, क्या ये हर केस में होगा? नहीं भाई, जब ये अपने डिस्टिंक्ट पर्सन के साथ में ट्रांजैक्शन करेंगे तभी ये ट्रांजैक्शन का इनको ऑप्शनल टाइम लिमिट मिलता है इनवॉइस इशू करने का। ये पूरी बातें मैंने दिखा दी आपको। नॉर्मल केस गुड्स और सर्विसेज का टाइम लिमिट फॉर इशूइंग द इनवॉइस। अब बात करते हैं कंटिन्यूअस सप्लाई। अगर गुड्स का कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ ट्रांजैक्शन है, कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स कर रहे हैं, तो यहाँ पे दो बातें हो सकती है, या तो सक्सेसिव स्टेटमेंट्स इशू किए जाते हैं या तो सक्सेसिव पेमेंट्स रिसीव होती है। इन दोनों ही केसेस के हिसाब से इन्होंने बोला इनवॉइस शुड बी इशूड when each such successive statements are issued or when each such successive payments are received, which as the case में भी, यहाँ पे whichever is earlier नहीं है, as the case में भी। अगर किसी ट्रांजेक्शन में सक्सेसिव स्टेटमेंट्स इशू किए जाते हैं तो जब जब कोई स्टेटमेंट इशू होगा तब तक इनवॉइस इशू कर देना, या फिर चलो स्टेटमेंट नहीं आते लेकिन पेमेंट आ जाती है तो जब जब कोई सक्सेसिव पेमेंट रिसीव होती है तब तब एक इनवॉइस इशू करना होगा, एज द केस में भी।
सर्विसेज की बात करें, कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विसेज हो रही है, तो यहाँ पे आपको 3 केसेस बताए गए हैं। उन 3 केसेस से आपको टाइम लिमिट देखना है, टाइम लिमिट फॉर इशूइंग द इनवॉइस। पहला केस, अगर ड्यू डेट पता है, इफ द ड्यू डेट ऑफ द पेमेंट इज नोन एसर्टेनेबल फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट, तो इनवॉइस इशू करना है ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ सच पेमेंट। एंड इन एनी अदर केस, मतलब जहां पे आपको ड्यू डेट नहीं पता है, द ड्यू डेट इज नॉट एसर्टेनेबल फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट, इनवॉइस इशू करना होगा बिफोर और एट द टाइम व्हेन द सप्लायर रिसीव सच पेमेंट। तो जब पेमेंट रिसीव होगी तब एक इनवॉइस इशू कर देना चाहिए। और तीसरा केस थोड़ा अलग सा है, वेयर द पेमेंट इज लिंक टू द कंप्लीशन ऑफ एन इवेंट, ऐसा कोई बात है तो आपको इनवॉइस इशू करना चाहिए ऑन और बिफोर द कंप्लीशन ऑफ सच इवेंट। इसका एक एग्जांपल बताता हूं मैं, सी वाले का, जो एकदम नीचे वाला मैंने बताया, पेमेंट लिंक टू द कंप्लीशन ऑफ एन इवेंट। फॉर एग्जांपल, मान लो मैं कोई सप्लाई सर्विस ले रहा हूं, कंस्ट्रक्शन सर्विस, मुझे अपना ऑफिस बनाना है, बड़ा सा ऑफिस बनाना है, ठीक है, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, ये मेरे को बड़ा सा ऑफिस बनाना है। और मैंने इसको बोला मैं आपको पार्ट्स पेमेंट में दूंगा, 25% दूंगा। ग्राउंड फ्लोर बना दोगे 25%, फर्स्ट फ्लोर बना दोगे मैं आपको फिर 25% दूंगा, सेकंड फ्लोर पूरा बना के रेडी कर दोगे फिर 25% दूंगा, एंड लास्ट वाला जो 25% है वो पूरा काम खत्म होने के बाद जब रेडी हो जाएगा 25% दूंगा। अब ये मुझे पेमेंट कैसे देगा, ये मुझे इनवॉइस कैसे देगा? जैसे ही ये मेरा ग्राउंड फ्लोर बना देगा, ये इनवॉइस रिलीज करके दे देगा कि भाई ये कंप्लीट हो गया इवेंट और ये मैंने बना दी इनवॉइस। फिर जब फर्स्ट फ्लोर बना देगा तो ये सेकंड वाला इवेंट कंप्लीट हो गया, जैसे ही फर्स्ट फ्लोर बना देगा वो इवेंट खत्म होने पे एक इनवॉइस इशू कर देगा। तो जैसे ये इवेंट खत्म होते जाते हैं वैसे वैसे वो मुझे इनवॉइस इशू करके देगा कि भाई इतनी पेमेंट आपको करनी होगी, क्योंकि ये इवेंट खत्म हो गया, ये हमने ग्राउंड फ्लोर बना दिया, फर्स्ट फ्लोर बना दिया अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो ये मैंने आपको पूरा क्लियरली बता दिया एग्जाम्पल से। नेक्स्ट वाला पॉइंट है सप्लाई सीजेस, सप्लाई ऑफ सर्विस सीजेस बिफोर द कंप्लीशन ऑफ सप्लाई। वही वाले एग्जांपल को कंटिन्यू करते हैं जो अभी मैंने बताया। अब ये जो मुझे सप्लाई सर्विस दे रहा है कंस्ट्रक्शन सर्विसेज, ये मेरा ग्राउंड फ्लोर बना ही रहा है, लेकिन 15-20 दिन के बाद में मुझे इसका काम ठीक नहीं लगा, मैंने इसका काम बंद करवा दिया, स्टॉप करवा दिया। ये हो जाता है केस वेयर द सप्लाई सीजेस बिफोर द कंप्लीशन ऑफ सप्लाई। पूरा 3 माले का ऑफिस बनने की तो दूर की बात है, मैंने तो ग्राउंड फ्लोर भी बनने नहीं दिया, मैंने बोला बीच में ही आप अपना काम स्टॉप कर दो और बंद कर दो, मेरे को आपसे कोई काम नहीं करवाना है, आपका काम ठीक नहीं है। ऐसे केसेस में अब इसने जो भी मेरे को 10-15 दिन काम करके दिया, जितना भी प्रोपोर्शन इसने सप्लाई ऑफ सर्विस दिया, 10%, 20%, जो भी इसने मुझे सप्लाई सर्विस दिया, उसके लिए तो मुझे इनवॉइस इशू करेगा, उसके लिए तो पैसे मांगेगा मुझसे, वो इनवॉइस कब इशू करेगा? जो भी थोड़ा बहुत उसने काम किया। द एक्सटेंट ऑफ सप्लाई सर्विसेज व्हिच इज मेड बिफोर द सेसेशन ऑफ द सप्लाई, उतने काम के लिए इनवॉइस इशू करेगा एट द टाइम व्हेन द सप्लाई सीजेस। जैसे ही मैं इसको बोल दूंगा काम स्टॉप कर दो, कल से मत आना, ये उसी टाइम पे मेरे को इनवॉइस लाके दे देगा कि इतनी तो मैंने आपको सप्लाई सर्विस करी है, इतना आप मुझे पैसे दे दो, ठीक है। तो ये हमने डिस्कस किया सप्लाई सीजेस बिफोर द कंप्लीशन ऑफ इवेंट। लास्ट वाला केस है व्हेन द गुड्स आर सेंट ऑन अप्रूवल। मैं पहले ही बता दूं, गुड्स आर सेंट ऑन अप्रूवल, सप्लाई नहीं हुई है, सप्लाई नहीं हुई है, सप्लाई नहीं हुई है, सप्लाई बाद में होगी। मेरी फैक्ट्री या प्लेस ऑफ बिजनेस से गुड्स निकल रहे हैं, उस पर्सन के पास में पहुंच जाएंगे, वो चेक करेगा, उसकी स्पेसिफिकेशन के हिसाब से होंगे तो रखेगा, वरना वो वापस मुझे भेज देगा, ठीक है। तो अप्रूवल जब होगी तभी मानेंगे कि सप्लाई हो गया है। अब मेरे यहां से गुड्स निकले हैं, कुछ टाइम के बाद में 10 दिन के बाद में वो कंफर्मेशन देता है कि सारे गुड्स अच्छे मैं रख रहा हूं, या फिर थोड़े बहुत रख रहा हूं, थोड़े बहुत रिटर्न भेज रहा हूं। तो जैसे ही वो मुझे कंफर्मेशन देगा मैं मान लूंगा कि सप्लाई हो गई है और उस टाइम पे मुझे इनवॉइस इशू करना होगा। लेकिन इन्होंने यहाँ पे 2 डेट्स बताई है। पहला इन्होंने बोला बिफोर और एट द टाइम व्हेन द सप्लाई इज मेड, जब वो सप्लाई बता देगा तब वो डेट, या फिर 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल विच एवर इज अर्लियर। इन दोनों में से जो भी अर्लियर डेट होगी वो हो जाएगी मेरी लास्ट डेट फॉर इशूइंग द इनवॉइस इन केस व्हेन द गुड्स आर सेंट ऑन अप्रूवल। ये पूरी बातें हमने देखी। टाइम लिमिट फॉर इशूइंग द इनवॉइस। अब जाके देखते हैं फैक्टर्स टू बी कंसीडर्ड बिफोर इशूइंग द टैक्स, ठीक है। नेक्स्ट सेट है फैक्टर्स टू बी कंसीडर्ड बिफोर इशूइंग द टैक्स इनवॉइस। कौन कौन से फैक्टर कंसीडर करने होंगे टैक्स इनवॉइस इशू करने के पहले? पहला वाला पॉइंट बात करता है HSN डिजिट्स की, नंबर ऑफ HSN डिजिट्स रिक्वायर्ड ऑन द टैक्स इनवॉइस। अब आपको यहाँ पे 2 बातें समझनी है। पहले तो आपको देखना है एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। दूसरी बात आपको देखना है B2B है या B2C का ट्रांजेक्शन। अगर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का एग्रीगेट टर्नओवर अप टू 5 करोड़ था तो आपको ये HSN कोड की 4 डिजिट अप्लाई होती हैं। B2B का ट्रांजैक्शन है तो मैंडेटरी आपको 4 डिजिट डालने होंगे, और B2C है तो आपके पास ऑप्शनल है, या तो आप HSN कोड डालो ही मत, या डाल रहे हो तो 4 डिजिट डालना होगा। ध्यान रखो, ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ये कि आपको डालना है या नहीं डालना। नहीं डालना तो मत डालो, लेकिन अगर डाल रहे हो तो फिर 4 डिजिट्स ही आपको डालने पड़ेंगे। ये बात ही मैंने बताई है। दूसरा वाला, अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर 5 करोड़ से ज्यादा का था तो आपके पास में अब कोई ऑप्शन नहीं है। B2B कर रहे हो या B2C कर रहे हो, सारे केसेस में आपको HSN कोड के 6 डिजिट्स डालने होंगे। ये मैंडेटरी है, B2B हो या B2C हो। अब आपको एक ऑरेंज वाला बॉक्स दिख रहा है, उससे मैंने एक लाइन एरो कनेक्ट किया है 4 ऑप्शनल के साथ में। तो बस वो नोटिफिकेशन आया था, जो नोटिफिकेशन की बातें वहां पे नीचे वर्डिंग्स में लिखी है वही मैंने ऊपर टेबल फॉर्म में डाल रखा है। आप उसको रीड करोगे आपको समझ में।
नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं इनवॉइस इन केस ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ गुड या एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस। अगर कोई पर्सन एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शन कर रहा है तो उसको इनवॉइस पे ये एक इंडोर्समेंट की तरह लिखना होगा, जो आपको ब्लू बॉक्स के अंदर दिख रहा है। इन दोनों में दो बातें, इस बॉक्स के अंदर दो बातें, दोनों में से जो भी आपके ऊपर केस अप्लाई होता है उस केस के लिए आप हिसाब से लिख सकते हो। अगर सप्लाई ऐसा है जहां पे सप्लाई इज मेंट फॉर एक्सपोर्ट या फिर सप्लाई टू एसईजेड यूनिट और एसईजेड डेवलपर फॉर ऑथराइज्ड ऑपरेशंस ऑन पेमेंट ऑफ आईजीएसटी, तो ये वाला पॉइंट लिख देना। या फिर दूसरा केस, सप्लाई मेंट फॉर एक्सपोर्ट और सप्लाई टू एसईजेड यूनिट और एसईजेड डेवलपर फॉर ऑथराइज्ड ऑपरेशंस अंडर बॉन्ड और एलयूटी विदाउट पेमेंट ऑफ आईजीएसटी। ठीक है, आपने आईजीएसटी पे नहीं किया, बॉन्ड या एलयूटी किया था हुआ, तो वो भी चेस चल जाएगा। दोनों में से जो भी अप्लाई होता है वो लिख देना। नेक्स्ट वाली बात आपको ध्यान देनी है, मैनर ऑफ इशूइंग द इनवॉइस, कितनी कॉपीज में आपको बनाना है। पहला पॉइंट इन्होंने बोला गुड्स के लिए डिलीवरी भी होती है, तो ट्रिप्लीकेट कॉपी में बनाना। ओरिजिनल कॉपी विल बी फॉर द रेसिपेंट, डुप्लीकेट इज फॉर द ट्रांसपोर्टर एंड ट्रिप्लीकेट इज फॉर द सप्लायर। वहीं पे बात है अगर सर्विसेज की करें तो सर्विसेज में यहाँ पे डिलीवरी तो होती नहीं, तो आपको दो कॉपीज में बनानी है। ओरिजिनल इज फॉर द सप्लायर, सॉरी ओरिजिनल इज फॉर द रेसिपेंट एंड डुप्लीकेट इज फॉर द सप्लायर। ये पूरी बातें हमने देखी। मैनर ऑफ इशूइंग द इनवॉइस छोटा सा पॉइंट था, पॉइंट नंबर 3। अब आ रहा है धमाका वाला पॉइंट। धमाका पॉइंट इज डायनामिक क्यूआर कोड। पहला वाला पॉइंट है 6 प्रोवाइजर टू रूल 46। रूल 46 का जो 6 प्रोवाइजर वो बोलता है कि भाई टैक्स इनवॉइस जब आप बना रहे हो तो उसमें आपको क्यूआर कोड डालना होगा। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन ला करके बोला कि 1 दिसंबर 2020 से जो भी रजिस्टर्ड पर्सन है जिसकी एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ एनी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम 17-18 ऑनवर्ड्स, कोई भी एक फाइनेंशियल ईयर की एग्रीगेट टर्नओवर 17-18 से वो अगर 500 करोड़ को एक्सीड कर जाती है तो वो पर्सन पे डायनामिक क्यूआर कोड के प्रोविजन अप्लाई होंगे। लेकिन एक बात समझना, ये अप्लाई होने के बाद में भी आपको सिर्फ B2C वाले ट्रांजैक्शंस के लिए डायनामिक क्यूआर कोड लगाना होगा। ठीक है, तो दो बातों का क्लैरिफिकेशन रखो, दो नहीं 3 बातों का। पहली बात तो ये कि एग्रीगेट टर्नओवर कोई भी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का 17-18 से बाद का अगर 500 करोड़ से ज्यादा का है तो डायनामिक क्यूआर कोड लग जाएगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ B2C वाले ट्रांजैक्शंस के लिए। लेकिन तीसरा वाला पॉइंट आपको ये देखना है कि एक्सेप्शंस क्या क्या है। ये ऐसे 5 कैटेगरी के लोग हैं जिनके ऊपर डायनामिक क्यूआर कोड अप्लाई नहीं होता, भले ही इनका टर्नओवर 500 करोड़ से ज्यादा का है, कोई भी फाइनेंशियल ईयर का, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का, भले ही ये B2C कर रहे हैं लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। ये वाली कैटेगरी के लोगों के ऊपर डायनामिक क्यूआर कोड के प्रोविजंस अप्लाई नहीं होते। 5th वाले पॉइंट पे मैं येलो हाईलाइट मार के रखा है, वो एक अलग तरीके से आपको देखना है, लेकिन उसके पहले वाले जो 4 पॉइंट्स हैं वो देख लो। अगर कोई इंश्योरेंस कंपनी है, बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या फिर एनबीएफसी, उसके बाद है जीटीए, तीसरा है पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस देने वाले लोग, वो सप्लायर जो पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस देते हैं, और चौथा है मूवी थिएटर जो होते हैं, मल्टीप्लेक्स स्क्रीन वाले जो मूवी थिएटर होते हैं जो अपनी सर्विस देते हैं बाय वे ऑफ एग्जीबिशन सिनेमैटोग्राफिक फिल्म्स इन द थिएटर, तो वो वाले मल्टीप्लेक्स स्क्रीन वाले जो होते हैं इनके ऊपर भी डायनामिक क्यूआर कोड अप्लाई नहीं होगा, भले इनका टर्नओवर 500 करोड़ से ज्यादा का हो, कोई भी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल का। 5वां है ओआईडीआर सर्विसेज देने वाले, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डेटाबेस एक्सेस और रिट्रीवल वाली सर्विसेज। ये 5 कैटेगरी के लोगों पे डायनामिक क्यूआर कोड कभी भी नहीं लगेगा, भले इनका टर्नओवर 500 करोड़ से ज्यादा का है, कोई भी फाइनेंशियल ईयर का, भले ये B2C कर रहे हैं, अप्लाई नहीं होगा। उसके बाद पॉइंट है डीम्ड कंप्लायंस ऑफ डायनामिक क्यूआर कोड। देखो, अगर कोई पर्सन के ऊपर डायनामिक क्यूआर कोड प्रोविजंस अप्लाई हो भी जाते हैं, वो एक्सेप्शन में नहीं है, उनके ऊपर प्रोविजंस लग भी जाते हैं, वो अगर अपने कस्टमर को एक डिजिटली वो शो कर देंगे डायनामिक क्यूआर कोड, तो भी ये कंप्लायंस माना जाएगा। जरूरी नहीं कि उसको एक्चुअली प्रिंट करवा के इनवॉइस पे आपको देना है, आप डिजिटली भी शो कर देते हो और वो कस्टमर जो रेसिपेंट है वो स्कैन करके पेमेंट कर देता है, तो भी पर्पस सर्व हो गया। इसी को लेकर के इन्होंने बोला कि डीम्ड कंप्लायंस मान लिया जाएगा। ठीक है, डिजिटली शो कर दिया, सो इट विल बी डीम्ड एज कंप्लायंस ऑफ डायनामिक क्यूआर कोड के प्रोविजन। लास्ट वाला पॉइंट है धमाका पॉइंट, सर्कुलर है। देयर आर 13 सर्कुलर्स व्हिच डिस्कस अबाउट द क्लैरिफिकेशन ऑफ डायनामिक क्यूआर कोड। ठीक है, लेकिन इसको इतना ब्यूटीफुली मैंने ड्राफ्ट किया, इसको टुवर्ड्स द एंड कराऊंगा, अभी नहीं करा रहा हूं वरना लिंक खराब हो जाएगा। इतनी ब्यूटीफुली ड्राफ्ट किया है कि 7 मिनट के अंदर तो वो सारे खत्म हो जाएंगे और एग्जाम के दिन पे भी आप 5 मिनट में देख के चले जाओगे। ठीक है, कोई टेंशन की बात नहीं होगी, कोई डरने की बात नहीं, और मैंने कोई कट शॉट भी नहीं किया। एक एक चीज जो आपको वो सर्कुलर में आई है, जो इंस्टीट्यूट ने भी सारी डिक्लेयर करी है, वो चीज मैंने बहुत अच्छे से ड्राफ्ट करी है और एक फ्लो में आएगी, एक एक कनेक्ट करके आप पॉइंट समझ पाओगे कि प्रैक्टिकली लॉजिकली कैसे चीजें आती है। एग्जाम में अगर उस सर्कुलर पे एक भी क्वेश्चन बैठ गया तो तुम्हारे पूरे नंबर पक्के हैं। ठीक है, वो सर्कुलर मेरा पेंडिंग है, टुवर्ड्स द एंड मैं तुम्हारे साथ डिस्कस करूंगा। अब बात करते हैं ई इनवॉइसिंग की। ई इनवॉइसिंग के प्रोविजंस आपको अप्लाई होते हैं, आपको फैक्टर कंसीडर ये भी करना होगा कि किसी पर्सन पे ई इनवॉइसिंग अप्लाई होता है कि नहीं होता है। पहला पॉइंट बोलता है मैनर ऑफ प्रिपेयरिंग द ई इनवॉइस। जिस भी पर्सन, कोई नोटिफाइड क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन होते हैं उन पे ही अप्लाई होता है, और ये क्या करना होता है आपको पता होगा वेरी वेल कि ई इनवॉइसिंग बनाने के लिए आपको वो कॉमन पोर्टल है जीएसटी रजिस्ट्रेशन वाला, ई इनवॉइसिंग वाला, उस वाले पोर्टल पे आपको अपनी इनवॉइस डिटेल्स फर्निश करनी होंगी, अपलोड करनी होगी फॉर्म जीएसटी INV 01 में, और जैसे ही आप अपलोड करते हो आपको IRN नंबर आता है। ठीक है, इनवॉइस रेफरेंस नंबर। ये इनवॉइस रेफरेंस नंबर आ गया मतलब आपके ई इनवॉइसिंग आपने बना दी, आपकी डिटेल्स अपलोड हो चुकी। दूसरा वाला पॉइंट बात करता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोटिफाइड पर्सन। कौन से ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर ई इनवॉइसिंग के प्रोविजंस अप्लाई होते हैं, ये आपको ध्यान देना है।
पहला इन्होंने यहाँ पे डायनामिक क्यूआर से थोड़ा मैच करता है, इन्होंने बोला कि कोई भी पर्सन की अगर एग्रीगेट टर्नओवर एनी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम 17-18, ठीक है, पहले वाले फाइनेंशियल ईयर देखने, लेकिन एनी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम 17-18 अगर कोई भी साल में टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा का है तो उस पर्सन पे ई इनवॉइसिंग के प्रोविजंस अप्लाई हो जाएंगे। यहाँ पे आइए छोटी सी अमेंडमेंट, यहाँ पे पहले 20 करोड़ लिखा हुआ था, लेकिन इस विड्रॉल इस लिमिट को थोड़ा सा नीचे करके इन्होंने 10 करोड़ बोल दिया है। और जिस पर्सन का कोई भी फाइनेंशियल ईयर क्या 10 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर है उस पे ई इनवॉइसिंग के प्रोविजंस अप्लाई हो जाएंगे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ B2B या एक्सपोर्ट वाले ट्रांजेक्शन के लिए। डायनामिक क्यूआर कोड में क्या था, B2C था, लेकिन यहाँ पे क्या है, B2B है या फिर एक्सपोर्ट वाले ट्रांजेक्शन के लिए। ऊपर था 500 करोड़ एक्सीड हो गया तो, यहाँ पे है 10 करोड़ एक्सीड हो गया तो, ठीक है। आपको ये दोनों डिफरेंसेस समझने होंगे, ध्यान रखने होंगे। लेकिन एक्सेप्शन यहाँ पे भी है। यहाँ के जो एक्सेप्शन है अब आपको दिखेगा, मैंने वो ऊपर येलो टैग क्यों किया था। येलो टैग को अगर आप ऊपर भी हटा दो, यहाँ पे भी हटा दो, तो जो 4 नाम आपको दिख रहे हैं जिन पे मैंने येलो टैग नहीं किया हुआ, ये कॉमन है, ये ऊपर भी अप्लाई होते हैं, नीचे भी अप्लाई होते हैं। इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एनबीएफसी, दूसरा है उसके बाद में जीटीए, तीसरा है पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस देने वाले लोग, और चौथा है मल्टीप्लेक्स स्क्रीन थिएटर वो जो सर्विस देते हैं बाय वे ऑफ एग्जीबिशन ऑफ एग्जिबिटिंग द इन सिनेमेटोग्राफिक फिल्म, तो वो वाले मल्टीप्लेक्स स्क्रीन वाले होते हैं। ये वाली 4 कैटेगरी के लोग हैं, इनके ऊपर डायनामिक क्यूआर कोड भी नहीं लगेगा और ई इनवॉइसिंग भी नहीं लगेगा। भले ही इनका टर्नओवर 500 करोड़ 10 करोड़ एक्सीड हो जाए, भले ये B2B करे B2C करे कुछ भी करे, कोई फर्क नहीं पड़ता, इनके ऊपर वो प्रोविजंस अप्लाई नहीं होते। और आपको 2 एडिशनल टैग्स यहाँ पे दिख रहे हैं, वो यहाँ पे अप्लाई होते हैं। SEZ यूनिट और लास्ट है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या फिर लोकल अथॉरिटी, इनके ऊपर ई इनवॉइसिंग के प्रोविजंस अप्लाई नहीं होते। ध्यान रखना, SEZ डेवलपर नहीं बोला गया है। SEZ डेवलपर अगर होगा तो उसके ऊपर ई इनवॉइसिंग के प्रोविजंस अप्लाई होते हैं। अगर 10 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर है कोई भी फाइनेंशियल ईयर का, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का, तो उसको ये इनवॉइसिंग के प्रोविजंस अप्लाई हो जाएंगे। SEZ यूनिट को एक्सेप्शन में रखा है और गवर्नमेंट, और उसके बाद में वो 4 कैटेगरी के लोग हैं, ठीक है। ऊपर एक्सेप्शनल क्या था, वो OIDR वाले, ठीक है, 4 के अलावा ऊपर एक्स्ट्रा होता है, देख लो एक बार, ठीक है। ये था 4 और एक वो है 500 करोड़ ऊपर अप्लाई होता है, B2C के लिए अप्लाई होता है। और यहाँ पे 4 कॉमन है, 2 अलग केस हैं। 10 करोड़ की बात होती है B2B या B2C, अगर B2B या एक्सपोर्ट कर रहे हो तो ई इनवॉइसिंग लगता है। अब नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3 है। पॉइंट नंबर 3 के अंदर 2 सब पॉइंट्स है। पहला पॉइंट थोड़ा स्ट्रिक्ट है, दूसरा पॉइंट थोड़ा इजी है। पहला पॉइंट बोलता है कि जिसके ऊपर भी ई इनवॉइसिंग की बात अप्लाई हो जाती है, प्रोविजंस अप्लाई हो जाते हैं, टर्नओवर लग गया, एक्सीड हो गया, अब उस पर्सन को ई इनवॉइसिंग के तरीके से ही अपना इनवॉइस बनाना होगा, मतलब आयरन बना करके लेना पड़ेगा, तब जा करके वो कंप्लायंस माना जाएगा। अगर आपने कोई अलग मेथड से अपना ये इनवॉइस बनाया, टैक्स इनवॉइस, तो वो वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं माना जाएगा और आपके डॉक्यूमेंट के बेसिस पे आपका रेसिपेंट आईटीसी नहीं ले पाएगा। वैलिड डॉक्यूमेंट कब होगा, जब आप ई इनवॉइसिंग के प्रोविजंस को कंप्लाई करोगे। ये बात इन्होंने क्लियरली बोली 3 के सब पॉइंट 1 में। 3 का सब पॉइंट 2 बोलता है, ये थोड़ा सा लूज है, ये अच्छी बात बोलता है कि जो भी पर्सन पे ई इनवॉइसिंग अप्लाई हो जाता है उसको मगजमारी नहीं करनी डुप्लीकेट और ट्रिप्लीकेट कॉपीज की, क्योंकि अभी भी वैसे भी पोर्टल पे वो अपलोड हो गया, अब तो वैसे भी दिख रहा है, ठीक है, कोई भी उसको एक्सेस कर सकता है जो भी कनेक्टेड लोग होंगे। तो यहाँ पे डुप्लीकेट ट्रिप्लीकेट वगैरह कोई बनाने की जरूरत नहीं होगी अगर ई इनवॉइसिंग के प्रोविजंस अप्लाई होते हैं और आपने उस तरीके से अपना इनवॉइस बना दिया है तो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4 में एक डिक्लेरेशन ऑफ ऑन द इनवॉइस है, एक नया पॉइंट इंसर्ट हुआ है, लेकिन कोई ज्यादा मेजर डरने वाली बात नहीं है। मैं क्या है मैं आपको बता देता हूँ। ये जो ऊपर आपको एक्सेप्शनल केस वाले लोग दिख रहे हैं, अब यहाँ पे होता क्या है, ये अगर इनका टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा का चला जाता है कोई भी फाइनेंशियल ईयर पे, तो इनके ऊपर ई इनवॉइसिंग लग जाएगा, लेकिन इनको तो फिर स्पेसिफिकली एक्सक्लूड किया गया है। तो इस बात को क्लैरिफाई करने के लिए बोला कि इन लोगों को अपने इनवॉइस पे एक डिक्लेरेशन डालना होगा। उस इनवॉइस पे ये लिख देना पड़ेगा कि इवन दो हमारा टर्नओवर कोई भी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का वो स्पेसिफाइड लिमिट को एक्सीड कर रहा है, मतलब 10 करोड़ जो है उसको एक्सीड कर रहा है, लेकिन फिर भी हमारे ऊपर ई इनवॉइसिंग के प्रोविजंस अप्लाई नहीं होंगे, हम एक्सेप्शनल कैटेगरी के लोग हैं, हमको एक्सेप्शन में डाल के रखा गया कि हमारे ऊपर ई इनवॉइसिंग के प्रोविजंस अप्लाई नहीं होंगे, भले ही हमारा टर्नओवर एक्सीड हो जाता है। एंड दस जो डॉक्यूमेंट हम इशू कर रहे हैं ये एक वैलिड टैक्स इनवॉइस है, वैलिड डॉक्यूमेंट है। इससे होगा क्या, ये अगर डिक्लेरेशन लिख देंगे तो जो रेसिपेंट्स है उन बात को इस बात की संतुष्टि मिल जाएगी कि भाई ये डॉक्यूमेंट पे हम आईटीसी ले सकते हैं, कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा, ठीक है। तो ये बात थी, क्योंकि ये B2B वाले लोग हैं, ठीक है। ई इनवॉइसिंग तो B2B के लिए अप्लाई होता है और जो भी रजिस्टर डायनामिक क्यूआर कोड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो वैसे भी B2C है, लेकिन B2B वालों को इनवॉइस लेना, आईटीसी लेना है और अगर ई इनवॉइसिंग अप्लाई नहीं किया तो अभी 3 का पॉइंट नंबर 1 बोलता है कि ये तो वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं माना जाएगा। और जो रेसिपेंट है वो तो डरेगा, बोलेगा यार वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं तो आईटीसी नहीं ले सकता, क्योंकि सेक्शन 16(2) के अंदर सारी कंप्लायंस करनी होती है, डॉक्यूमेंट वैलिड होना चाहिए। यहाँ पे इन्होंने बोला कि ठीक है, अगर ये लोगों ने एक डिक्लेरेशन लिख दिया तो वो रजिस्ट्रेशन, वो जो रेसिपेंट है उसको संतुष्टि मिल जाएगी, वो फिर अपना आईटीसी ले पाएगा। तो ये उस पॉइंट को, उस पर्पस को सर्व करने के लिए ये डिक्लेरेशन डालने की जरूरत पड़ती है। ये पूरी बात अमेंडमेंट हो गई, छोटी सी अमेंडमेंट देख लेना, फैक्टर्स हो गए। अब जाके देखते हैं हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्स इनवॉइस एंड स्पेशल डॉक्यूमेंट्स इन स्पेशल केसेस, ठीक है।
स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वाला स्टेट, दैट इज टाइप्स ऑफ टैक्स इनवॉइसेस या फिर डॉक्यूमेंट इन स्पेशल केसेस। यहाँ पे हम लोग 8 अलग अलग केसेस, 8 अलग अलग पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं, अलग अलग डॉक्यूमेंट्स हैं। मजेदार पॉइंट है, पूरे चैप्टर का सबसे क्रीम और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही वाला है। यहाँ पे पूरा ध्यान देना, एक एक चीज के ऊपर आपका आंसर चेंज हो जाएगा। एग्जाम में जो डॉक्यूमेंट बोलेंगे वो अलग ही डॉक्यूमेंट निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो सारी चीज आपको यहाँ पे ध्यान देनी है, मैं बहुत डिटेल में ये कराऊंगा आपको। पहला वाला पॉइंट जो है कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइसेस का, ये यहाँ पे मैंने बाजू में B2C लिख के रखा है। जहां पे जो भी मैंने लिख के रखा है आप भी अपने नोट्स में लिख के रखो, भले ही मेरे नोट्स में लिखो या जो आपने प्रिंट आउट लिया होगा या फिर कोई भी टीचर के डॉक्यूमेंट से कर रहे हो आप उसमें से ये बाजू में वहां पे लिख दो B2C करके, ठीक है। अब बात करते हैं पहला वाला पॉइंट, कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस। ये पर्सन जब भी कोई रजिस्टर्ड पर्सन अपना ट्रांजैक्शन कर रहा है तो उसको बोला गया वो टैक्स इनवॉइस नहीं इशू करेगा तो चलेगा। ही मे इशू टैक्स इनवॉइस, ही मे नॉट इशू टैक्स इनवॉइस, उसकी मर्जी है। लेकिन अगर उसको टैक्स इनवॉइस नहीं इशू करना है तो यहाँ पे कंडीशन से तीनों की तीनों कंडीशन कंप्लाई करनी पड़ेगी। इस पॉइंट नंबर 1 के अंदर 3 सब पॉइंट्स दिख रहे हैं आपको छोटे छोटे, वो तीनों कंडीशन कंप्लाई करेगा तो ये रजिस्टर्ड पर्सन अपना टैक्स इनवॉइस इशू ना भी करे तो भी चलेगा। पहली कंडीशन, ये जो ट्रांजैक्शन कर रहा है उसमें जो वैल्यू ऑफ सप्लाई है, गुड्स हो या सर्विसेज हो, वैल्यू ऑफ सप्लाई इज लेस देन 200। दूसरी कंडीशन, ये जिसको ट्रांजैक्शन कर रहा है, जिसको गुड्स दे रहा है, सर्विस दे रहा है, वो रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है। तीसरी बात, उस रेसिपिएंट को टैक्स इनवॉइस नहीं चाहिए, ही डज नॉट रिक्वायर द टैक्स इनवॉइस। अगर ये तीनों की तीनों कंडीशन कंप्लाई होती है तो सप्लायर रजिस्टर्ड पर्सन उसके लिए टैक्स इनवॉइस नहीं इशू करेगा तो भी चलेगा। लेकिन यहाँ पे इन्होंने बोला इंस्टेड ऑफ टैक्स इनवॉइसेस, जहां पे आप ऐसे पूरे दिन के अंदर छोटे छोटे ट्रांजैक्शन करते हो वैल्यू 200 से कम वाली जो अनरजिस्टर्ड को करते हो, उसमें आप भले ही टैक्स इनवॉइस इशू ना करो, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे, एट द क्लोज ऑफ ईच डे, आपको ये सारी छोटी छोटी वैल्यूज के लिए जिसके लिए आपने टैक्स इनवॉइस नहीं किया उसके लिए आपको पूरी वैल्यू का एक टोटल अमाउंट लेकर के एक कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस इशू करना होगा एट द एंड ऑफ ईच डे, एट द क्लोज ऑफ ईच डे। तो भले टैक्स इनवॉइस इशू ना करो लेकिन कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस आपको एट द एंड ऑफ द डे बनाना पड़ेगा। एक एक्सेप्शन है वहां पे ऑरेंज बॉक्स के अंदर, वहां पे लिखा हुआ मल्टीप्लेक्स स्क्रीन वाले थिएटर जो होते हैं वो जो अपनी सर्विस देते हैं बाय वे ऑफ एग्जीबिशन ऑफ सिनेमेटोग्राफिक फिल्म्स इन द मल्टीप्लेक्स स्क्रीन, ये वाले जो सप्लायर होते हैं इनको मैंडेटरीली टैक्स इनवॉइस इशू करना ही होता है। इनके पास में ये बेनिफिट नहीं है कि वैल्यू 200 से कम है, रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है, उसको टैक्स इनवॉइस नहीं चाहिए तो ना इशू करे, इनको इशू करना ही पड़ेगा। अब दो बातें समझो, पहली बात तो यहाँ पे मल्टीप्लेक्स स्क्रीन बोला हुआ है तो सिंगल स्क्रीन वाले थिएटर जो होते हैं वहां पे ये पॉइंट अप्लाई नहीं होता। और इस पूरे चैप्टर में आपने बार बार देखा होगा मल्टीप्लेक्स स्क्रीन वाले, तो ये मल्टीप्लेक्स ही हर जगह अप्लाई होता है जो आप मूवी देखने जाते हो, मल्टीपल स्क्रीन वाले थिएटर उनके लिए। दूसरी बात, इनको अगर मैंडेटरी बोला भी है तो जरूरी नहीं है बार बार टैक्स इनवॉइस इशू करते हैं। हम मूवी देखने जाते हैं थोड़ा ना वो टैक्स इनवॉइस देते हैं अपने को। इनको यहाँ पे आगे हम लोग पढ़ेंगे, ये जब टिकट इशू करते हैं तो इनकी जो मूवी की टिकट होती है वो टिकट को ही टैक्स इनवॉइस मान लिया जाता है। वो डीम्ड एक तरीके से डॉक्यूमेंट होता है, दैट इज द टैक्स इनवॉइस जो टिकट ये लोग इशू करते हैं, ठीक है। तो ये दो बातें मेरे को आपको बतानी थी। ये B2C के केस में ही हिट हो सकता है कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस, तीनों कंडीशन कंप्लाई होगी तो इनवॉइस इशू ना करे, उसकी जगह पे कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस। देन यू हैव रिवाइज टैक्स इनवॉइस, ये बड़ा मजेदार कॉन्सेप्ट है। 4 कॉन्सेप्ट में बात होगी हमारी यहाँ पे। पहली बात यहाँ पे एप्लीकेबिलिटी है। जब कोई पर्सन को रजिस्ट्रेशन आया, नया नया रजिस्ट्रेशन आया, लेकिन वो रजिस्ट्रेशन बैकडेटेड से, इट इज इफेक्टिव फ्रॉम अ डेट अर्लियर देन द डेट ऑफ इशुएंस ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। ये कब होता है, अगर किसी पर्सन में वो लायबल टू रजिस्टर हो गया तो और वहां से 30 डेज के अंदर, लायबल टू रजिस्टर होने से 30 डेज के अंदर उसने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दिया, तो जब भी वो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आती है वो इफेक्टिव होती है फ्रॉम द डेट ऑफ लायबल ऑफ रजिस्ट्रेशन, फ्रॉम द डेट ही बिकम्स लायबल टू रजिस्ट्रेशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर जो एग्जाम्पल की बात करें, 12 जनवरी को कोई लायबल टू रजिस्टर हुआ था और उसको रजिस्ट्रेशन आया 1 फेब को, उसने 12 जनवरी के बाद हफ्ते 10 दिन के अंदर अप्लाई भी कर दिया और रजिस्ट्रेशन आ गया 1 फेब को। और इसमें रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में जो इफेक्टिव डेट है वो 12 जनवरी की, क्योंकि 12 जनवरी को वो लायबल टू रजिस्टर हुआ था। तो 12th ऑफ जनवरी से लेके 31st ऑफ जनवरी, इतने पीरियड के अंदर उसने जो भी सप्लाईज करी उसके लिए तो टैक्स इनवॉइस इशू नहीं किया होगा, क्योंकि ये इसको तो जीएसटी नंबर ही नहीं था, वो तो बाद में आया। लेकिन अब इसको इफेक्टिव डेट पहले की मिल गई है तो इतने वाले डेज के लिए ये एक टैक्स इनवॉइस इशू कर सकता है। लेकिन जब आप ऐसे वाले केसेस में टैक्स इनवॉइस इशू करते हो, ये होता है रिवाइज्ड टैक्स इनवॉइस, ठीक है। रिवाइज्ड टैक्स इनवॉइस आप अपने पुराने वाले मतलब उस पीरियड के जितने भी आपके कस्टमर्स है उनसे आप मंगवा के जो भी आपने कच्चा डॉक्यूमेंट दिया था उसकी जगह पे एक्चुअली टैक्स इनवॉइस बना के दोगे। इससे बेनिफिट क्या होगा, वो जो रेसिपिएंट है उसको आईटीसी मिल जाएगा ना, आपका जो कस्टमर है वो अगर रजिस्टर्ड है तो वो उसका आईटीसी ले सकता है। तो 12th ऑफ जनवरी से लेकर 31st ऑफ जनवरी में जितना भी ट्रांजेक्शन किया था B2B वाला, उसके लिए आप एक टैक्स इनवॉइस इशू करोगे, वो होता है रिवाइज टैक्स इनवॉइस। पॉइंट नंबर 1 एप्लीकेबिलिटी बता दी। पॉइंट नंबर 2 पीरियड भी बता दिया, कौन से पीरियड के लिए आपको इशू करना होता है, फ्रॉम द इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन टिल द डेट ऑफ इशुएंस ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। मेरे एग्जांपल के हिसाब से 12th ऑफ जनवरी से लेकर 31st ऑफ जनवरी, इतने पीरियड के लिए जो भी आपने ट्रांजेक्शंस किए B2B वाले, उनके लिए आपको देना होगा रिवाइज टैक्स। देखो 1 फेब से तो आपका जीएसटी नंबर आएगा तो आप वहां से तो नॉर्मली इशू करोगे, 31 जनवरी इज द कट ऑफ डेट, वहां तक आपको रिवाइज टैक्स इनवॉइस देने होते हैं।
टाइम लिमिट क्या है? टाइम लिमिट एक अलग चीज है। देखो आपको कब तक ये इनवॉइस इशू करने होंगे, तो जिस दिन से आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आया वहां से 1 मंथ का टाइम लिमिट है कि ये पुराने जो भी 17, 18, 19 दिन है, 12 जनवरी से 31 जनवरी, इतने वाले डेज के लिए आपको रिवाइज टैक्स इनवॉइस इशू करना है और आपको 1 मंथ का टाइम दिया जा रहा है। इस 1 मंथ के अंदर आपने सारे कस्टमर के साथ कॉन्टैक्ट करके उनको रिवाइज टैक्स इनवॉइस इशू कर दो। ये पूरी बेनिफिट यहाँ पे 3 पॉइंट हो गई। चौथा पॉइंट एक अलग चीज है, कंसोलिडेटेड रिवाइज टैक्स इनवॉइस, CRTI। डू नॉट कंफ्यूज योरसेल्फ, एग्जाम में अगर वो पूछते तो हड़बड़ी में गलत मत लिख देना। ऊपर देखो, ऊपर वो है कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस, कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस, ये है कंसोलिडेटेड रिवाइज टैक्स इनवॉइस। ये दोनों अलग चीज है। हालांकि मैंने वहां पे जानबूझ के लिख के रखा है B2C B2C, वहां पे जो CTI है कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस, वो भी B2C में अप्लाई होता है, ये भी B2C में अप्लाई होता है, लेकिन वर्डिंग्स अलग है। एक वर्ड के ऊपर आप कंफ्यूज हो जाओगे एग्जाम में, ध्यान रखना, दीज आर 2 डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स। मैं बात कर रहा हूं कंसोलिडेटेड रिवाइज टैक्स इनवॉइस की। ये कब होगा भाई? अब जब 12 जनवरी से 31 जनवरी के अंदर आपने जो छोटे छोटे आपके B2C वाले क्लाइंट्स थे, उन वाले क्लाइंट्स को आप एक्चुअली एक एक सेपरेट डॉक्यूमेंट थोड़ी दोगे। पहली बात तो उन P2C वालों को ढूंढना ही पॉसिबल नहीं है, वो अनरजिस्टर्ड है, कोई नेटवर्क में ही नहीं आपके। तो उन लोगों से आपका ट्रांजैक्शन हुआ है, एक एक करके ढूंढने की जरूरत नहीं है। 12th ऑफ जनवरी से 31st ऑफ जनवरी में जितनी भी आपने B2C सप्लाईज करी है उन सबको क्लब कर दो, ठीक है? अपनी रजिस्टर में, अपने डॉक्यूमेंट्स में, अपनी बुक्स में देख लो कि कितने आपने B2C वाले ट्रांजैक्शन किए, वो सारा टोटल अब ले लो, जितनी भी 12 जनवरी से 31 जनवरी, और उस टोटल वैल्यू के लिए एक कंसोलिडेटेड रिवाइज टैक्स इनवॉइस आप इशू कर दो, एक ही डॉक्यूमेंट, ठीक है? सेपरेट आपको क्लाइंट वाइज, कस्टमर वाइज आप डॉक्यूमेंट इशू नहीं करोगे। रिवाइज टैक्स इनवॉइस, कंसोलिडेटेड रिवाइज टैक्स इनवॉइस इशू करोगे B2C वाले ट्रांजैक्शंस के लिए जो उतने पीरियड में थी। उसी का जो सेकंड वाला पॉइंट है वो एक स्ट्रिक्टर वर्जन है CRTI का। कंसोलिडेटेड रिवाइज टैक्स इनवॉइस में बोला कि आप B2C वाला टोटल ले रहे हो ना, ले लो, और जितना भी टोटल है उसका CRTI मतलब कंसोलिडेटेड रिवाइज टैक्स इनवॉइस दे दो। लेकिन जो B2C वाले इंटरस्टेट वाले सप्लाईज है, उनका अगर आप पहले टोटल लेके चेक करना, वो वैल्यू ऑफ सप्लाई, इतने सारे आपकी B2C वाली ट्रांजैक्शन इंटरस्टेट वाली, वो टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाई ले लेना सबके केस का मिला करके, और अगर वो अमाउंट 2,50,000 से ज्यादा का आ रहा है तो आप कंसोलिडेटेड रिवाइज टैक्स इनवॉइस इशू नहीं कर सकते। ये रिस्ट्रिक्शन है। रेड कलर में आपको स्क्रीन के एकदम नीचे वाले साइड पे मैंने दोनों वर्ड रेड करके लिखे हुए हैं। अगर इंटरस्टेट है और वैल्यू एक्सीडिंग 2,50,000 है सबकी मिला करके, तो B2C वाली टोटल लेकर के अगर आपकी वैल्यू 2,50,000 से ज्यादा की आती है, आप उस केस में कंसोलिडेटेड रिवाइज टैक्स इनवॉइस इशू नहीं कर सकते। ये मैंने बातें तुमको बता दी। अब इसमें से आपको और भी थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा अगर थोड़े बहुत डाउट है तो, ठीक है? रफ डायग्राम में मेरी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं, आई नो दैट। अगर B2C वाला इंट्रास्टेट है तो आपको सबका टोटल ले लेना है, और सबके लिए आप कितने भी नो मॉनिटरी लिमिट, कितना भी आपका टोटल हो जाए, आप सबके लिए एक कंसोलिडेटेड रिवाइज टैक्स इनवॉइस इशू कर सकते हो। लेकिन इंटरस्टेट वाले जितने भी आपके B2C हैं, उसका आप टोटल लेकर के देखना, वो वैल्यू अगर 2,50,000 तक है तो ठीक है, आप सबका मिला करके कंसोलिडेटेड रिवाइज टैक्स इनवॉइस इशू कर सकते हो। लेकिन जो B2C वाली इंटरस्टेट सप्लाई है, उनका टोटल जो वैल्यू ऑफ सप्लाई वो 2,50,000 से ज्यादा का आ रहा है, तो उस केस में आपको कंसोलिडेटेड रिवाइज टैक्स इनवॉइस का ऑप्शन नहीं मिलेगा, आपको सेपरेट वही इशू करना होगा, ठीक है? ये हमने बात करी कंसोलिडेटेड रिवाइज टैक्स इनवॉइस का जो कॉन्सेप्ट था, आपने शॉर्टली वो लिख ही दिया होगा B2C। आगे बात करते हैं बिल ऑफ सप्लाई। अब यहाँ पे मैंने कुछ लिख के रखा है, ये आपको लिख के रखना है, डू नॉट कंफ्यूज योरसेल्फ। बिल ऑफ सप्लाई ये बहुत अंडररेटेड वाला पॉइंट है, लेकिन इस पे ध्यान दो। बिल ऑफ सप्लाई आपको कब इशू करना है? यहाँ पे दो इन्होंने केसेस बताए हैं एप्लीकेबिलिटी में, A और B। मैं पहले A वाले पॉइंट की बात कर रहा हूं। कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन, कोई भी GST में जो रजिस्टर्ड पर्सन है, वो जब एग्जाम सप्लाईज करेगा तब उसको बिल ऑफ सप्लाई इशू करना है, वो टैक्स इनवॉइस इशू नहीं करेगा। नॉर्मल वाला स्कीम है, कॉम्पोजिशन में नहीं है। नॉर्मल पर्सन GST में रजिस्टर्ड है, एग्जाम सप्लाई कर रहा है, उसको इशू करना होगा एक बिल ऑफ सप्लाई नाम का डॉक्यूमेंट। टैक्स इनवॉइस इशू नहीं कर सकता, क्योंकि टैक्स इनवॉइस जब आप टैक्सेबल सप्लाई करते हो तब आप टैक्स इनवॉइस इशू करोगे। B2B हो या B2C हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने एग्जाम सप्लाई दी है, वो रजिस्टर्ड है, मैंने एग्जाम सप्लाई दी है, वो रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उससे मेरा आंसर चेंज नहीं होगा। जो रेड में मैंने लिखा है वो, उससे मेरा आंसर चेंज हो जाएगा। अगर मैं रजिस्टर्ड पर्सन हूं, मैं टैक्सेबल सप्लाई कर रहा हूं, तो भाई बिल ऑफ सप्लाई नहीं आएगा। अगर मैं एग्जाम सप्लाई कर रहा हूं तो बिल ऑफ सप्लाई आएगा, ठीक है? तो रेड वाला पॉइंट इज द डिसाइडिंग फैक्टर, अपने दिमाग में उसको डाल के रखो। दूसरा वाला केस, यहां पे कॉम्पोजिशन डीलर को बोला गया है। आपको कॉम्पोजिशन चैप्टर में मैंने बताया था कि अगर कोई कॉम्पोजिशन डीलर अपनी सप्लाईज करता है, फिर वो टैक्सेबल करे, एग्जाम करे, B2B करे, B2C करे, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर जो सप्लायर है वो एक कॉम्पोजिशन डीलर है, GST में रजिस्टर्ड है, उसने कॉम्पोजिशन स्कीम लेके रखी है, तो वो टैक्स इनवॉइस इशू कर ही नहीं सकता, ठीक है? ये सबसे बड़ी उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन है। तो कॉम्पोजिशन डीलर वाला अगर टैक्सेबल सप्लाई भी करता है तो वो भी बिल ऑफ सप्लाई ही इशू करेगा। वो एग्जाम में आपको ये सारी डेटा देके कंफ्यूज करने की कोशिश करेंगे। टैक्सेबल सप्लाई कर रहा है तो क्या, एग्जाम सप्लाई कर रहा है तो क्या, अपने दिमाग में एकदम क्लैरिटी रखो। सप्लायर पॉइंट ऑफ व्यू से, सप्लायर अगर कॉम्पोजिशन डीलर वाला है, खत्म है, फिर वो बिल ऑफ सप्लाई ही इशू करेगा, चाहे कुछ हो जाए, B2B हो, B2C हो, टैक्सेबल हो, एग्जाम हो, हमेशा
एक बिल ऑफ सप्लाई ही इशू करेगा। लेकिन कॉम्पोजिशन डीलर के अलावा जो पर्सन जीएसटी में रजिस्टर्ड है, उसके लिए आपको सप्लायर के साथ में आपको देखना है कि वो एक पर्सन जो सप्लाई वाला एग्जाम सप्लाई का ट्रांजेक्शन कर रहा है, ट्रांजेक्शन कौन सा कर रहा है, एग्जाम कर रहा है, तो उस केस में आपको देना होगा बिल ऑफ सप्लाई। वर्ड्स टू बी मेंशन, ये छोटा सा पॉइंट है, अगर कॉम्पोजिशन डीलर जब भी अपना बिल ऑफ सप्लाई इशू करता है, उस पे हेड में ऊपर अच्छे से बोल्ड वर्ड्स में लिख देता है कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन नॉट एलिजिबल टू कलेक्ट टैक्स ऑन सप्लाई। ये पूरी बातें मैंने तुम्हारे साथ बिल ऑफ सप्लाई की कर ली। अब रिसीट वाउचर की बात करते हैं। रिसीट वाउचर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन है, उसको एडवांस में पैसा मिल रहा है, रेसिपिएंट उसको एडवांस में पैसा दे रहा है, बदले में वो एक डॉक्यूमेंट इशू करेगा। मान लो 1 लाख रुपए का एडवांस मनी आया, 1 लाख रुपए की जगह पे वो एक डॉक्यूमेंट इशू करेगा, ये होता है रिसीट वाउचर। नीचे रूल 15 ने कुछ अजम्पशन बताए हैं। आपको जो 1 लाख रुपए का एडवांस मनी मिला, वो एडवांस मनी रेसिपिएंट ने दिया, लेकिन ये फिक्स नहीं है कि उसको कौन से गुड्स या कौन सी सर्विसेज चाहिए। मैं तो अलग अलग गुड्स देता हूँ, मेरे अलग अलग गुड्स अलग अलग रेट ऑफ टैक्स लगता है। उसने 1 लाख रुपए एड हॉक देके रखे। अगर आपको कोई नहीं पता है उस ट्रांजेक्शन में इस एडवांस मनी पे क्या टैक्स रेट लगेगा, तो आपको अजम्पशन करना होगा 18%। रूल 15 ने बता दिया कि 18% आपको लेना होगा। दूसरी बात, उसमें इंटरस्टेट लगेगा, इंटरस्टेट पर लगेगा कुछ नहीं। उसने बस 1 लाख रुपए दे दिए, कहां सप्लाई करना है, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी, कुछ क्लैरिटी नहीं है, तो उसके लिए आपको एक बार के लिए अज्यूम करना है कि ये इंटरस्टेट सप्लाई का ट्रांजेक्शन होगा। ठीक है, पता है तो जो आपको पता है, जो रेट पता है वो डाल दोगे, इंटर जो पता है वो डाल दोगे। लेकिन अगर नहीं पता है तो अपने मन से अजम्पशन नहीं ले सकते। रूल 15 ने यहाँ पे क्लियरली बताया कि या तो 18% आपको लेना होगा रेट ऑफ टैक्स, एंड इंटरस्टेट लेना होगा अगर नेचर ऑफ सप्लाई नहीं पता है। अब आपका यहाँ पे एक डाउट आएगा, और आपको डाउट अगर नहीं भी आया तो भी मैं पहले ही क्लियरिफाई कर देता हूं। जब पैसा एडवांस में आ रहा है, तो आप टाइम ऑफ सप्लाई चैप्टर का लिंक लेकर के बोलोगे कि नोटिफिकेशन नंबर 66/2017 तो बोलता है कि गुड्स के केस में अगर एडवांस मनी आया फिर तो टैक्स पे करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अरे भाई, अगर गुड्स के केस में एडवांस मनी आया तो टाइम ऑफ सप्लाई नहीं आता, उस 1 लाख रुपए के ऊपर आपको टैक्स पे तो करना है, लेकिन जब आप इनवॉइस इशू करोगे तब रिसीट वाउचर के टाइम पे नहीं करना है। इसका मतलब ये नहीं है कि पे ही नहीं करना। तो मुझे जब पैसा आ रहा है, आई माइट एज वेल मैं ये देख लूंगा कि कितना टैक्स रेट है, क्या है, बिल ऑफ सप्लाई मतलब क्या इंटर लगाना। पेमेंट गुड्स के केस में कब करनी है, जब उसका टाइम ऑफ सप्लाई आएगा, जब मैं एक्चुअली इनवॉइस इशू करूंगा। रिसीट वाउचर के टाइम पे गवर्नमेंट को पे करने की जरूरत नहीं है। जब इनवॉइस इशू करूंगा उस मंथ के रिटर्न में डाल करके गवर्नमेंट को पे कर दूंगा गुड्स के केस। सर्विस में तो आपको एडवांस मनी आ रहा है, तो आपको रिसीट वाउचर के बेसिस पे भी गवर्नमेंट को टैक्स पे करना पड़ेगा। ये मैंने क्लैरिफाई कर दिया पॉइंट नंबर 4 के बाद। पॉइंट नंबर 5 अगेन एक इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई का ट्रांजैक्शन है। यहां पे बिल्कुल अच्छे से लिख के रखो, B2C। अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन किसी अनरजिस्टर्ड को एक सिंगल ट्रांजैक्शन में टैक्सेबल एज वेल एज एग्जाम सप्लाई दोनों दे रहा है, तो उसके पास ऑप्शन है कि वो एक सिंगल डॉक्यूमेंट इशू करे, दैट इज इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई। उस डॉक्यूमेंट के अंदर वो टैक्सेबल भी डाल दे, एग्जाम सप्लाई भी डाल दे, चलेगा। लेकिन ध्यान रखना ये B2C के केस में अप्लाई होता है। अगर B2B वाला ट्रांजैक्शन है तो कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आपने एक रजिस्टर्ड दूसरे रजिस्टर्ड को टैक्सेबल एज वेल एज एग्जाम दोनों दे रहा है, तो 2 सेपरेट डॉक्यूमेंट्स इशू करने ही पड़ेंगे। जो टैक्सेबल गुड्स है, टैक्सेबल सर्विसेज है, उनके लिए टैक्स इनवॉइस, और जो एग्जाम सप्लाईज है उसके लिए बिल ऑफ सप्लाई। ठीक है, ये बात यहाँ पे आप देख लो, मैंने यहाँ पे थोड़ी सी और क्लैरिफाई करके लिखी हुई है, वही बात जो भी बताई कि भाई रजिस्टर्ड है ब्लू वाला एंड रेसिपिएंट जो है अनरजिस्टर्ड है ग्रे वाला, दोनों ही साथ में दे रहे हैं टैक्सेबल सप्लाईज एज वेल एज एग्जाम सप्लाईज। तो एक सिंगल डॉक्यूमेंट इशू करोगे तो चलेगा, इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई। 3 बातें आपको देखनी, B2C होना चाहिए, सप्लाई कौन सा है दोनों वाला है, और डॉक्यूमेंट एक सिंगल करोगे चलेगा। लेकिन अगर B2B वाला ट्रांजैक्शन है और दोनों चीजें आप एक साथ में दे रहे हो, तो इस केस में आपके पास ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे आपको 2 सेपरेट डॉक्यूमेंट्स इशू करने होंगे, एक टैक्स इनवॉइस और दूसरा बिल ऑफ सप्लाई एग्जाम सप्लाईज की। ठीक है, तो ये पूरी क्लैरिटी आ गई आपको इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई वाले पॉइंट की, जो मैंने आपको पॉइंट नंबर 5 अभी तुम्हारे साथ में डिस्कस किया। अब आगे वाला पॉइंट जो है वो रिफंड वाउचर का है। रिफंड वाउचर की इसमें आपको एक वर्ड ध्यान देना, मैंने वहां पे एंड करके लिख के रखा है रेड में, और उसको रेड बॉक्स मार के रखा है, आप भी अपने वहां पे उसको ध्यान देकर। मैं बता रहा हूँ रिफंड वाउचर, अगर 1 लाख रुपए का रिसीट वाउचर, मेरे को पैसा अभी मैंने ऊपर वाले इसमें बताया 1 लाख रुपए एडवांस आया, मैंने उसको बदले में रिसीट वाउचर इशू किया। अगर बाद में थोड़े दिनों के बाद में वो सप्लायर रेसिपिएंट बोलता है कि मुझे ये ट्रांजैक्शन कैंसिल करना है, मेरा 1 लाख रुपए वापस दे दो, तो मैं उसको 1 लाख रुपए रिफंड कर दूंगा। और जब रिफंड रुपए 1 लाख रुपए देता हूं, जो डॉक्यूमेंट इशू किया जाता है वो होता है रिफंड वाउचर। लेकिन अगर ये दोनों बातें हैं, ये दोनों की दोनों नहीं हुई है, सप्लाई भी नहीं हुआ है एंड टैक्स इनवॉइस भी नहीं इशू किया, इसने जो 1 लाख रुपए दिए थे उस 1 लाख रुपए के अगेंस्ट में मैंने अब तक कोई सप्लाई भी उसको नहीं दी है, ना गुड्स ना सर्विस, उस 1 लाख रुपए के रिस्पेक्ट में मैंने कोई टैक्स इनवॉइस भी नहीं इशू किया है, तब जाकर के मैं रिफंड वाउचर इशू करूंगा। मेरे दोस्त, अगर मैंने उसको 1 लाख रुपए लिए थे, रिसीट वाउचर इशू कर दिया और थोड़े दिनों के बाद में मैंने टैक्स इनवॉइस भी बना दिया, अब कुछ नहीं हो सकता। अब उसके लिए मुझे टैक्स इनवॉइस का जो अमाउंट है वो रिवर्सल मारने के लिए मुझे एक क्रेडिट नोट की जरूरत पड़ेगी। क्रेडिट नोट आगे आएगा, उसके बिना बात नहीं बनेगी, रिफंड वाउचर तब रोल में नहीं आता है।
सिमिलरली दूसरी बात, चलो अगर सप्लाई भी आपने कर दी थी, सप्लाई भी हो गई, टैक्स इनवॉइस भी हो गया, तो भी आप कुछ नहीं कर सकते। टैक्स इनवॉइस बन गया, उस केस में कुछ नहीं होगा, आपको बस उसका रिवर्सल मारने के लिए क्रेडिट नोट की जरूरत पड़ेगी, यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है, इसके लिए एक सर्कुलर भी है, वो देख लेंगे। और दूसरी बात मेरे को आपको बतानी कि चलो अगर टैक्स इनवॉइस नहीं इशू हुआ, मैंने उसको 1 लाख रुपए के बदले सप्लाई कर दी, तो भी कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि जब भी सप्लाई होती है आपको सप्लाई के सामने एक टैक्स इनवॉइस इशू करना ही पड़ता है। याद करो, अब भी हमने सेक्शन 31(1) और 31(2) अब भी चैप्टर के स्टार्ट में पहले ही पढ़ा, टाइम लिमिट फॉर इशूइंग द इनवॉइस। रिमूवल हो गया, सप्लाई हो गई, ठीक है, विद इन 30 डेज, विद इन 45 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस, तो इनवॉइस आपको बनाना ही पड़ेगा। तो जैसे ही सप्लाई हुई, टैक्स इनवॉइस बनाना पड़ेगा। अब टैक्स इनवॉइस बना दोगे, लेकिन वो पार्टी ने कुछ कैंसिल कर दिया है, तो उसको रिवर्सल करने के लिए आपको क्रेडिट नोट मारना पड़ेगा, लेकिन रिफंड वाउचर की बात नहीं आएगी। रिफंड वाउचर कब आएगा? जब दोनों चीजें नहीं हुई है, सप्लाई भी नहीं हुआ है, टैक्स इनवॉइस भी नहीं हुआ है। दीस आर सम बेसिक डॉक्यूमेंट जो आपको बेसिक क्लैरिटी आपके दिमाग में होनी चाहिए। बढ़ते हैं आगे वाले पॉइंट पे, इनवॉइस एंड पेमेंट वाउचर। आगे ये पॉइंट एक मस्त पॉइंट है, यहाँ पे मैंने जानबूझ के C2B लिखा है, गलती नहीं है, रेड से लिखा है, C2B लिखा है। पहले मेरी बात समझो, मैं आपको पहले समझा रहा हूं, कैजुअली समझा रहा हूं। इनवॉइस और पेमेंट वाउचर का ये जो पॉइंट है, ये कब अप्लाई होता है? जब 93 वाली या 94 वाली सप्लाईज है और वो किसी अनरजिस्टर्ड से ली है। 94 तो क्लियरली बोलता है कि वो जो प्रोमोटर है उसने सीमेंट, कैपिटल गुड्स और वो वाली चीज उसने अनरजिस्टर्ड से ली, तो 94 हिट हो जाएगा और 94 में उस प्रोमोटर को टैक्स पे करना पड़ेगा। अब मेरी बात समझो, वो गवर्नमेंट को टैक्स तो पे करेगा, लेकिन कोई टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट तो होना चाहिए, इनवॉइस होना चाहिए, कुछ तो होना चाहिए। कौन इशू करेगा? वो जो पर्सन है सप्लायर, वो तो अनरजिस्टर्ड है, वो तो टैक्स इनवॉइस बना ही नहीं सकता। तो अब यहाँ पे इसके ऊपर दो आ जाएगी बातें। पहली तो बात, इसको एक टैक्स इनवॉइस पेमेंट तो खुद ही करनी है, वो 93 और 94 है, और दूसरा 31(3)(f) बोलता है इनवॉइस भी तुझे बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये दोनों मैंने आपको इंटरलिंक करा दिया। 93, 94 के अंदर टैक्स पे करना होता है, और 31(3)(f) बोलता है कि इनवॉइस भी इस 94 वाले रेसिपेंट को, प्रोमोटर को ही करना होगा। सिमिलर लाइंस पे 93 है, लेकिन 93 तो बहुत ब्रॉडर स्कोप में है। 93 बोलता है सप्लायर रजिस्टर्ड हो, अनरजिस्टर्ड हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, रेसिपेंट को ही टैक्स पे करना पड़ेगा। इनफैक्ट अगर रेसिपेंट भी अनरजिस्टर्ड है तो उसको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना होगा सेक्शन 24 के अंदर, और रजिस्ट्रेशन लेने के बाद में टैक्स पे करना पड़ेगा। और ये वाला डॉक्यूमेंट बोलता है कि अगर उसका सप्लायर जो है वो अनरजिस्टर्ड है, तो टैक्स इनवॉइस तो वो बना ही नहीं सकता, क्योंकि तो वो तो जीएसटी में रजिस्टर्ड ही नहीं है, तो टैक्स इनवॉइस भी तुझे ही बनाना पड़ेगा। तो इस वाले 93 वाले रेसिपेंट पे तो तीन प्रॉब्लम आ जाएगी भाई। अगर उसका सप्लायर अनरजिस्टर्ड है और वो भी अनरजिस्टर्ड है, तो पहले तो रजिस्ट्रेशन लो सेक्शन 24, उसके बाद में कंपलसरी रजिस्ट्रेशन, उसके बाद में 93, 94 में टैक्स पे करना पड़ेगा। लेकिन उसके पहले 31(3)(f) बोलता है कि भाई डॉक्यूमेंट जो है टैक्स इनवॉइस वो तुझे ही बनाना पड़ेगा, ये तुझे ही बनाना पड़ेगा। यहाँ पे 31(3)(f) ने क्लियरली बोला है। तो इसको मैं पूरा आपको अच्छे तरीके से समझाऊंगा। अभी 2 मिनट का टाइम लेता हूं मैं आपसे। पॉइंट नंबर 2, जो 7th के अंदर जो सेकंड पॉइंट है, वो पेमेंट वाउचर। 93, 94 वाले जब भी अपने उस सप्लायर को पैसे देते हैं, पेमेंट करते हैं उस ट्रांजेक्शन की, उस पेमेंट के लिए इनको एक डॉक्यूमेंट इशू करना होता है, वो होता है पेमेंट वाउचर। अब यहाँ पे C2B आपने खास करके लिख के रखा है, ये रिवर्स केस है। अगर अनरजिस्टर्ड से रजिस्टर्ड के पास में कुछ गुड्स आ रहे हैं, सर्विसेज आ रही है, 93 और 94 वाली, तब उस केस में वो रेसिपेंट वाले को ही टैक्स इनवॉइस इशू करना पड़ता है। दूसरी बात में वहां पे लिखना मेरा रह गया है, रेड पेन से आप लिख सकते हो, सेल्फ इनवॉइसिंग। जो 7th का पहला वाला सब पॉइंट है, इसको सेल्फ इनवॉइसिंग बोलते हैं। यहाँ पे जो रेसिपेंट होता है वो खुद ही एक इनवॉइस बनाता है अपने ही नाम पे। ठीक है, वो खुद ही सप्लायर है, खुद ही रेसिपेंट है, ऐसे करके उसको एक इनवॉइस बनाना पड़ता है। 31(3)(f) वाले क्लॉज की बात कर रहे हैं। अब वो एक क्लिप ऐड हो जाएगी बीच में, मैं आपको ये पूरा अभी पेमेंट इनवॉइस जो बनाना है उसके रिस्पेक्ट में सारी क्लैरिटी दूंगा। फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डिलीवरी चार्ट। ठीक है, ये है पूरा मैटर जो मुझको तुम्हारे डिस्कस करना है। यहाँ पे इंटरलिंकिंग समझेंगे हम लोग। 93 के अंदर, 94 के अंदर टैक्स की लायबिलिटी आ जाती है। उसके बाद में देखेंगे कंपलसरी रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट कब आती है, कैसे आती है, और देखेंगे टैक्स इनवॉइस जो अभी हमने देखा 31(3)(f) बोलता है कि रेसिपेंट को टैक्स इनवॉइस बनाना पड़ेगा, वो कब होगा, और सप्लायर को भी टैक्स इनवॉइस बनाना पड़ता है अगर वो रजिस्टर्ड है। तो सारी बातें हम लोग यहाँ पे समझेंगे, सारी इंटरलिंकिंग आपको बताऊंगा। 4 केसेस डिस्कस होंगे। पहला वाला केस जहां पे दोनों रजिस्टर्ड है, सप्लायर भी रजिस्टर्ड है और रेसिपेंट भी रजिस्टर्ड है, लेकिन अगर गुड्स और सर्विसेज जो सप्लाई करी वो 93 वाले गुड्स और सर्विसेज है, तो रेसिपेंट को ही आरसीएम में टैक्स पे करना पड़ेगा, रेसिपेंट को टैक्स पे करना 93 के अंदर। ये पहला वाला केस था। केस 2 इज C2B। C2B वाले केस में 94 आता है। 94 सिर्फ और सिर्फ C2B में आता है, बाकी कहीं नहीं आएगा। जहां पे जो रेसिपेंट है, जो सप्लायर है, वो अनरजिस्टर्ड है, प्रोमोटर ने किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन से कोई गुड्स और सर्विसेज ली जो वहां पे पड़ा था 94 के अंदर, तो प्रोमोटर के ऊपर टैक्स पे करने की लायबिलिटी आएगी। और अगर ये अनरजिस्टर्ड वाला किसी रजिस्टर्ड को 93 वाली सप्लाई देता है, तो भी यहाँ पे हिट हो जाएगा, और वो रेसिपेंट को 93 या 94 के अंदर टैक्स पे करना होगा, जिसने 93 या 94 की सप्लाई ली है उस अनरजिस्टर्ड से। यहाँ पे हमने टैक्स लायबिलिटी की बात करी। ये केस नंबर 2 था C2B वाला।
अब आगे और दो केसेस हैं, यहाँ पे हम टैक्स की बात करेंगे 93 वाले। यहाँ पे आप देखोगे कि जो रेसिपेंट है वो अनरजिस्टर्ड है, लेकिन सप्लायर से कोई फर्क नहीं पड़ता सप्लायर रजिस्टर्ड या अनरजिस्टर्ड। 93 वाली सप्लाईज दी है तो उस पर्सन को, रेसिपेंट को ही टैक्स पे करना पड़ेगा। अब ये अनरजिस्टर्ड है तो पहले तो भाई कंपलसरी रजिस्ट्रेशन ले लो 24 सेक्शन 24 के अंदर, और उसके बाद टैक्स आप ही को पे करना पड़ेगा। 93 वाली सप्लाईज ली है तो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। दो प्रोविजन सेट हो जाते हैं, पहले कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लो और उसके बाद में टैक्स आप पे करो 93 के अंदर, ठीक है। सप्लायर कुछ भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे बात करते हैं, अब मैं आपको इनवॉइसेस का भी समझा दूंगा। अब यहाँ पे जगह थोड़ी शॉर्ट हो रही है, आप एकदम एक्सट्रीम पे देखोगे, वहां पे मैंने C2B लिख के रखा हुआ है, तो आप समझ जाना मैं C2B किसके लिए बोल रहा हूँ। एक्सट्रीम लेफ्ट पे पहला वाला केस। अब यहाँ पे समझो, अब आपको ये दिखेगा स्क्रीन पे, यहाँ पे जो दो केसेस में आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, दोनों केसेस में जो सप्लायर है वो अनरजिस्टर्ड है, सप्लायर अनरजिस्टर्ड है। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होगी पता है, अगर ये रेसिपेंट जो है पहले वाले केस के अंदर 93 94 दोनों हो सकता है, क्योंकि रेसिपेंट रजिस्टर्ड, ये C2B वाला ट्रांजेक्शन है, 93 और 94 दोनों हिट हो जाएंगे। और क्योंकि वो रजिस्टर्ड है तो इसके ऊपर सिर्फ एक ही काम है, इसको टैक्स पे करना है। कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेने की तो जरूरत नहीं है, लेकिन टैक्स इनवॉइस भी आ जाता है, क्योंकि जो सप्लायर है वो तो रजिस्टर्ड है ही नहीं, तो टैक्स इनवॉइस भी इसको ही इशू करना पड़ेगा। ठीक उसके नीचे वाला केस देखोगे तो दोनों अनरजिस्टर्ड है, यहाँ पे 93 हिट हो जाता है। सप्लायर तो कभी भी टैक्स इनवॉइस इशू कर ही नहीं सकता। रेसिपेंट जो पर्सन है वो अब पहले रजिस्ट्रेशन लेगा, 93 में टैक्स पे करेगा और इनवॉइस भी उसी को इशू करना होगा। ठीक है, ये पूरी क्लैरिटी मैंने आपको दे दी इस टॉपिक पे। अब आगे देखो, ये वाली बात जो मैं तुम्हारे साथ कर रहा हूं, यहां पे फर्क क्या है, यहाँ पे जो सप्लायर है वो रजिस्टर्ड है। अगर वो रजिस्टर्ड है और 93 या 94 हिट हो भी जाता है, 94 तो हिट होगा ही नहीं क्योंकि सप्लायर ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, तो टैक्स इनवॉइस वो बना देगा। और अगर 93 वाली सप्लाई दे रहा है तो रेसिपेंट को टैक्स पे करना है, और अगर वो अनरजिस्टर्ड है तो पहले कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना है, फिर टैक्स पे करना है। मैं वापस आपको ये बता देता हूं, इस वाले केसेस में देखो यहाँ पे क्या है, सप्लायर जो है वो अनरजिस्टर्ड है, तो उस केस में इनवॉइस तो ये इशू नहीं करेगा। रेसिपेंट के ऊपर बात करते हैं, रेसिपेंट रजिस्टर्ड होगा तो टैक्स पे करे और इनवॉइस भी खुद ही इशू करे, क्योंकि वो तो इशू नहीं करेगा। और अगर अनरजिस्टर्ड है तो 93 वाली केस के हिसाब से पहले रजिस्ट्रेशन लो, फिर 93 में टैक्स पे करो, फिर इनवॉइस भी आप ही को इशू करना है 31(3)(f) के हिसाब से। और अगर ये रजिस्टर्ड है ना सप्लायर, तो एक बेनिफिट मिल जाता है, जो रेसिपेंट 93 वाला रेसिपेंट होता है वो खुद भी रजिस्टर्ड है तो बस 93 में टैक्स पे कर दे, इनवॉइस तो सप्लायर ही बना देगा क्योंकि वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड, तो इनवॉइस बना के टिक कर देता है कि भाई ये इनवॉइस पे RCM में रेसिपेंट को टैक्स पे करना है, तो इनवॉइस वो बनाएगा, टैक्स ही पे करेगा। नीचे वाले केस की बात करें तो इनवॉइस ये बनाएगा, जो रेसिपेंट है पहले वो रजिस्ट्रेशन लेगा 24 के अंदर, फिर उसके बाद में वो 93 का टैक्स पे करेगा। इनवॉइस इशू करने की जरूरत नहीं, इनवॉइस ऑलरेडी इशू हो चुका है। ये पूरी बातें, पूरा डिस्कशन मेरे साथ, तो जो तुम्हारे साथ मेरे को करना था ये कर लिया। अब जाके देखते हैं हम लोग डिलीवरी चलाने वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब कंटिन्यू करते हैं जो हम लोग वापस छोड़ के गए थे, वहां पे इनवॉइस एंड पेमेंट वाउचर वाला कॉन्सेप्ट, ये मैंने आपको बता दिया। वहां पे मैंने रेड कलर से लिख के भी रखा हुआ है, सेल्फ इनवॉइसिंग, ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, वहां पे लिख दो आप। 7 के सब पॉइंट 1 की हम लोग बात कर रहे हैं, दैट इज सेल्फ इनवॉइसिंग। अब कंटिन्यू करते हैं दूसरा वाला, उसके बाद जो पॉइंट है पॉइंट नंबर 8, डिलीवरी चालान। ये भी एक स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट है, स्पेशल केसेस में होता है। डिलीवरी चालान का पहला पॉइंट बोलता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स विदाउट एन इनवॉइस। देखो पहले ही जब मैंने इस चैप्टर के स्टार्ट में आपको बताया था, गुड्स के केस में सबसे पहला वाला केस था, व्हेन द गुड्स सप्लाई इनवॉइस मूवमेंट ऑफ द गुड्स, आपको इनवॉइस इशू करना पड़ता है बिफोर और एट द टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ द गुड्स। लेकिन ये वाला पॉइंट बोलता है कि एट द टाइम ऑफ रिमूवल इनवॉइस इशू मत करो, एट द टाइम ऑफ रिमूवल आप डिलीवरी चालान इशू करोगे तो भी चलेगा, ठीक है। बिफोर और एट द टाइम ऑफ रिमूवल आपको डिलीवरी चालान देना है, और इनवॉइस फिर कब देना है, जब उन गुड्स की मूवमेंट खत्म हो जाएगी, डिलीवर हो जाएंगे, डिलीवरी के बाद में आप इनवॉइस इशू कर देना। ये हर केस के लिए अप्लाई नहीं होता, ये स्पेसिफाइड केसेस आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, ABCD, ये वाले केसेस के जो ट्रांजैक्शन है इनके लिए आपको रिमूवल के टाइम पे डिलीवरी चालान देना होगा। पॉइंट नंबर 1 का ए हम लोग देख रहे हैं, ए के अंदर 4 बातें हैं, वो मैंने आपको एक एक करके बता रहा हूं। पहला वाला पॉइंट ए में लिखा हुआ है, सप्लाई ऑफ लिक्विड गैस वेयर क्वांटिटी एट द टाइम ऑफ रिमूवल फ्रॉम द प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ द सप्लायर इज नॉट नोन। दूसरा, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स फॉर जॉब वर्क। तीसरा, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स फॉर रीजन अदर देन बाय रीजन ऑफ सप्लाई। एंड लास्टली, एनी अदर सप्लाईज एज में बी नोटिफाइड बाय द बोर्ड। इन्होंने कुछ नोटिफाई तो किया नहीं है, कुछ स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शन। खैर, ये 4 केसेस है जहां पे आपको रिमूवल के टाइम पे डिलीवरी चालान देना है, और जो इनवॉइस होता है, एक्चुअली टैक्स इनवॉइस जो इंपॉर्टेंट होता है, वो आपको डिलीवरी के बाद भी अगर आप इशू कर दोगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये 4 एक्सेप्शनल केसेस में। इसी का पॉइंट नंबर बी जो तुमको दिख रहा है अभी नीचे वाला, जो है टैक्स इनवॉइसेस आफ्टर द डिलीवरी। अगर आपने जब गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन कराई, इफ द गुड्स आर बीइंग ट्रांसपोर्टेड टू द रेसिपिएंट आर फॉर पर्पस ऑफ सप्लाई बट द टैक्स इनवॉइस कुड नॉट बी इशूड एट द टाइम ऑफ रिमूवल, ऐसे केस में जब डिलीवरी हो जाएगी, डिलीवरी के बाद में भी आप उन गुड्स के लिए टैक्स इनवॉइस बना सकते हो। ये वाला एक्सेप्शनल केस है डिलीवरी चालान का।
अब यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है पॉइंट नंबर 2, लेकिन इसको मैं 1-2 मिनट के अंदर कराता हूं। पहले आप पॉइंट नंबर 3 और 4 देखो। पॉइंट नंबर 3 बात करता है डिक्लेरेशन इन द ई वे बिल। जब भी गुड्स की मूवमेंट हो रही है, आप ई वे बिल बनाते हो और ई वे बिल की जो मतलब मूवमेंट हो रही है ऑन द बेसिस ऑफ अ डिलीवरी चलन, तो आपको ई वे बिल में ये बात डिक्लेयर करनी होगी कि भाई ये मूवमेंट हो रही है ऑन द बेसिस ऑफ अ डिलीवरी चलन। लास्ट वाला पॉइंट है मैनर ऑफ प्रिपेयरिंग द डिलीवरी चलान, इशूइंग द डिलीवरी चलान। ये 3 कॉपीज में बनते हैं। पहली कॉपी ओरिजिनल कॉपी इज फॉर द कंसाइनी, डुप्लीकेट इज फॉर द ट्रांसपोर्टर एंड ट्रिप्लीकेट इज फॉर द कंसाइनर। ये आपको ये 3 तरीके से आपको डिलीवरी चलान इशू करना होता है। बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की। दिस इज द बेस्ट पॉइंट इस पूरे डिलीवरी चलान वाले कॉन्सेप्ट का, सबसे मजेदार पॉइंट है। यहाँ पे इन्होंने बोला अगर गुड्स को सीकेडी एसकेडी कंडीशंस में मूव कर रहे हैं या फिर लॉट्स में या बैचेस में, सीकेडी एसकेडी मतलब सेमी नॉकडाउन या कंप्लीटली नॉकडाउन, कोई बड़ी सी मशीन है, बहुत बड़ी सी मशीन है और उसको एक सेट में नहीं लेके जा सकते, तो उसको 3-4 पार्ट्स में हम लोग उसको डिसमेंटल करके उसको ट्रक्स में या बड़ी बड़ी लॉरीज में या ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो ये होता है सेमी नॉकडाउन। और अगर कंप्लीटली नॉकडाउन मतलब एक एक पार्ट पूरा खोल खोल के उसकी हम लोग ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं, तो ये होता है कंप्लीटली नॉकडाउन वाली कंडीशन। और उसके अलावा कोई नॉर्मली गुड्स की भी अगर हम कॉन्ट्रैक्ट आया है 1 लाख यूनिट्स का, लेकिन हम उसको लॉट्स में भेज रहे हैं, पहले 25,000 यूनिट्स फिर 25,000 यूनिट्स ऐसे करके बेच रहे हैं, तो लॉट्स और बैचेस में जब गुड्स मूव होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन होती है, तो उनकी ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पे, रिमूवल के टाइम पे आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट देने हैं, जब ट्रांसपोर्टेशन हो रही है तब क्या क्या डॉक्यूमेंट दे रहे हैं, जब सेपरेट लॉट्स जा रहे हैं तब आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट देने होंगे, ये पूरी बातें हैं पॉइंट नंबर 2 के अंदर। मैं आपको 4 केसेस बात कर रहा हूँ, 4 पॉइंट्स की बात कर रहा हूँ। पहला पॉइंट बोलता है कि मान लो फॉर एग्जाम्पल 4 लॉट्स में गुड्स जा रहे हैं, तो जब भी पहला लॉट निकलेगा बिफोर द डिस्पैच ऑफ द फर्स्ट कंसाइनमेंट, इंटायर इनवॉइस, कंप्लीट इनवॉइस बना देना है। मान लो वो 1 लाख रुपए का या 2 लाख रुपए का ट्रांजेक्शन, तो पूरे 2 लाख रुपए का यहाँ पे आपको इनवॉइस पहले लॉट निकलने के पहले ही बना देना पड़ेगा। भले ही लॉट में सिर्फ 10,000 के गुड्स जा रहे हैं, लेकिन 2 लाख का इनवॉइस आपको पहले ही बना देना पड़ेगा बिफोर द डिस्पैच ऑफ द फर्स्ट कंसाइनमेंट। दूसरा पॉइंट बोलता है डिलीवरी चलान। जब भी आपका एक एक लॉट जा रहा है, हर एक लॉट के लिए आपको फ्रेश सेपरेट डिलीवरी चलान बनाना पड़ेगा। अब फर्स्ट लॉट जा रहा है, मान लो उसमें 10,000 के गुड्स जा रहे हैं, तो डिलीवरी चलान 10,000 का। फिर सेकंड लॉट जा रहा है जिसमें 60,000 के गुड्स जा रहे हैं, तो फ्रेश डिलीवरी चलान बनेगा 60,000 रुपए का। उसमें जो जो गुड्स जा रहे हैं उनकी डिटेल्स होंगी। ऐसे आपको लॉट वाइज सेपरेट डिलीवरी चलान बनाने होंगे। थर्ड वाला पॉइंट बोलता है हर एक कंसाइनमेंट जब भी जा रहा है उसके साथ में कुछ डॉक्यूमेंट्स कैरी करने होंगे। 2 तरीके के डॉक्यूमेंट्स, जो आपने कंप्लीट इनवॉइस इशू बनाया था मान लो 2 लाख रुपए का, तो वो आपको उसकी सर्टिफाइड कॉपी वो आपको साथ में लेनी पड़ेगी। प्लस जो भी आपने फ्रेश डिलीवरी चलान बनाया 10,000 60,000 रुपए का, तो पर कंसाइनमेंट जो भी आप डिलीवरी चलान बनाते हो उसकी कॉपीज, डिलीवरी चलान की कॉपीज मतलब ओरिजिनल कॉपी, डुप्लीकेट फॉर द ट्रांसपोर्टर, ओरिजिनल फॉर द कंसाइनी, वो वाली कॉपीज ले लो डिलीवरी चलान की जो फ्रेश बनाया है। प्लस ओरिजिनल वाला इनवॉइस जो कंप्लीट इनवॉइस बनाया उसकी सर्टिफाइड कॉपी, वो ट्रू कॉपी स्टैंप वाली, वो वाली आपको लेके जानी पड़ेगी। ये दोनों डॉक्यूमेंट्स के साथ में उसकी ट्रांसपोर्टेशन करी जाती है हर एक लॉट की। लास्ट वाला पॉइंट बोलता है ओरिजिनल कॉपी ऑफ द कंप्लीट इनवॉइस, जो 2 लाख रुपए का ओरिजिनल इनवॉइस बनाया था और जो कंप्लीट इनवॉइस बनाया था उसकी ओरिजिनल कॉपी तो रेसिपेंट के लिए होती है, और जब रेसिपेंट को उसका डॉक्यूमेंट मिलेगा, टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट मिलेगा, तभी तो वो आईटीसी ले पाएगा। लेकिन पॉइंट डी में इन्होंने बोला कि जो ओरिजिनल कॉपी है ना, जो रेसिपेंट की होती है, जो उसका हक है, वो उसको लास्ट कंसाइनमेंट के साथ में भेजेंगे। अब यहाँ पे गवर्नमेंट ने बस चाल चली है कि पॉइंट ए में बोला कि कंप्लीट इनवॉइस बना देना, पहला ही लॉट निकलेगा तभी, और जो उसकी डॉक्यूमेंट की कॉपी होती है ओरिजिनल कॉपी, वो उसको लास्ट इसमें देना। मतलब टैक्स तो आप फर्स्ट लॉट के टाइम पे ही पे कर दोगे, इनवॉइस बना दिया मतलब रिटर्न में डाल के आपको पे करना ही पड़ेगा, लेकिन वो आईटीसी ले पाएगा जब लास्ट कंसाइनमेंट आएगा उसको। ठीक है, इसको आप आईटीसी चैप्टर के साथ में रीड कर सकते हो। टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट लास्ट कंसाइनमेंट के साथ में आएगा तभी आईटीसी ले सकता है। 16(2) का फर्स्ट प्रोवाइजो भी बोलता है भाई जब तक लास्ट लॉट नहीं आएगा तब तक आप आईटीसी नहीं ले सकते। तो आईटीसी चैप्टर में जो सारी बातें बोली है वो रेसिपेंट के लिए, सप्लायर को क्या क्या डॉक्यूमेंट्स इशू करने और उसको क्या क्या ध्यान देना होगा, वो सारी चीजें यहाँ पे सप्लायर के लिए बोली है अगर गुड्स लॉट्स या बैचेस में जा रहे हैं। इस पॉइंट नंबर 2 के लिए मैंने एक बहुत ब्यूटीफुल सा चार्ट बनाया है, 2 से 3 मिनट के अंदर वो पूरा चार्ट हो जाएगा। अभी वो क्लिप ऐड कर देता हूं, वो चार्ट देख लो, आपको ये पॉइंट नंबर 2 पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये है वो डीसी चार्ट, डिलीवरी चलान वाला जो चार्ट मेरे को आपको बताना है पॉइंट नंबर 2 से रिस्पेक्ट में जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे। अब यहाँ पे आपको एग्जांपल समझना है कि 1,20,000 का ये पूरा ट्रांजैक्शन है जो गुड्स को 4 लॉट्स में लेके जाने वाले। पहला लॉट 35,000, दूसरा लॉट 15,000 का, तीसरा लॉट 45,000 का एंड फोर्थ लॉट इज 25,000 का। अब 4 लॉट्स में गुड्स तो जाने वाले हैं, लेकिन पहला वाला पॉइंट ए में क्या बोला था कि वो फर्स्ट लॉट निकलने के पहले, जो 35,000 का फर्स्ट लॉट है, वो निकलने के पहले बिफोर द डिस्पैच ऑफ द फर्स्ट कंसाइनमेंट कंप्लीट इनवॉइस बना देना। ये पूरा ट्रांजैक्शन 1,20,000 का है, तो उस पूरे 1,20,000 का इनवॉइस बना देना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे अज्यूम किया कि दिस इज इंक्लूसिव ऑफ टैक्स। ठीक है, तो आप वहां पे टैक्स का पॉइंट फिलहाल छोड़ दो, बस दिमाग में रखो कि 1,20,000 का कॉन्ट्रैक्ट है जो पूरा ट्रांजैक्शन है, तो उस पूरे 1,20,000 का इनवॉइस पहले लॉट के पहले ही बना देना पड़ेगा बिफोर द डिस्पैच ऑफ फर्स्ट लॉट।
दूसरा वाला पॉइंट बोलता है कि डिलीवरी चालान डीसी को आपको कब कब इशू करना है, तो हर एक सेपरेट लॉट के टाइम पे आपको एक सेपरेट फ्रेश डीसी बनाना पड़ेगा विद द करस्पॉन्डिंग अमाउंट ऑफ द लॉट। फर्स्ट लॉट के अंदर 35,000 के गुड्स जा रहे हैं, तो वो डीसी जो बनेगा फ्रेश डीसी, उसके अंदर वो 35,000 की अमाउंट जाएगी और वो जो गुड्स ट्रांसपोर्ट किए जा रहे हैं उसकी डिटेल्स। सेकंड लॉट के लिए फ्रेश एक डिलीवरी चालान बनेगा, उसके अंदर 15,000 का अमाउंट जाएगा और 15,000 के जो गुड्स जा रहे हैं उनकी डिटेल्स जाएगी। थर्ड लॉट के लिए फ्रेश डिलीवरी चालान 45,000 का, 45,000 के गुड्स की डिटेल्स। एंड लास्ट वाला लॉट जो 25,000 का, उसके लिए फ्रेश डिलीवरी चालान, फ्रेश आपकी डिटेल्स उसमें जाएगी 25,000 के गुड्स की। ऐसे करके आपको हर एक स्टेप पे हर एक कंसाइनमेंट के लिए सेपरेट डिलीवरी चालान बनाना है। और जब गुड्स की मूवमेंट हो रही है तो नीचे थर्ड वाला पॉइंट में लिखा हुआ है गुड्स की जब मूवमेंट हो रही है, ट्रांसपोर्टेशन हो रही है, सो व्हाट आर द अकम्पनिंग डॉक्यूमेंट्स, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। अब वहां पे मैंने पिंक कलर का बॉक्स बना के रखा है, सर्टिफाइड कॉपी, सर्टिफाइड वो ट्रू कॉपी ऐसा स्टैंप बोलता है ना, वो वाला करके लेके जाना पड़ेगा। कॉपी नहीं देंगे उस रेसिपिएंट को, कॉपी क्यों दे भाई, फिर तो वो तो आईटीसी ले लेगा। यहाँ पे क्लियरली बोला कॉपी नहीं देना, सर्टिफाइड कॉपी स्टैंप वाली, ठीक है। और साथ में जो डिलीवरी चालान आपने अभी अभी बनाया पॉइंट नंबर 2 में, उसकी 2 कॉपीज डाल देना। यहाँ पे कॉपीज मतलब ओरिजिनल कॉपी और डुप्लीकेट, ओरिजिनल कंसाइनी के लिए और डुप्लीकेट ट्रांसपोर्टर के लिए। डिलीवरी चालान दे दो उसके बेसिस पे थोड़ा ना डॉक्यूमेंट, उसके बेसिस पे वो आईटीसी नहीं लेगा। यहाँ पे इनवॉइस के बेसिस पे उसको लेना है और इनवॉइस उसको यहाँ पे नहीं देंगे, उसकी सर्टिफाइड कॉपी देंगे। तो ये दोनों चीजें, हर एक लॉट का डीसी जाएगा और एक सर्टिफाइड कॉपी, हर एक लॉट का डीसी और सर्टिफाइड कॉपी। लास्ट वाला पॉइंट बोलता है जो ओरिजिनल जो इनवॉइस बनाया था, कंप्लीट इनवॉइस, उसकी ओरिजिनल कॉपी जो रेसिपिएंट की है उसको कब देंगे, जब लास्ट कंसाइनमेंट जा रहा होगा, लास्ट लॉट के टाइम पे उसको वो देंगे, ठीक है। ये पूरी बातें हमने देखी सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से। पहले वाले स्टेप में वो बिफोर कंसाइनमेंट, बिफोर डिस्पैच बना देगा पूरा इनवॉइस, और जैसे ही इनवॉइस बना दिया उस मंथ की लायबिलिटी में वो गवर्नमेंट को टैक्स भी पे कर देगा। लेकिन जो रेसिपिएंट है उसको आईटीसी कब मिलेगा, फोर्थ कंसाइनमेंट जब जाएगा, मेरे एग्जांपल के हिसाब से फोर्थ कंसाइनमेंट के साथ में उसको वो डॉक्यूमेंट मिलेगा, दैट इज उसका टैक्स इनवॉइस, और उसके बेसिस पे वो कंसाइनमेंट जो फोर्थ कंसाइनमेंट के बाद ही वो आईटीसी ले पाएगा। ये पूरे सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से रिक्वायरमेंट है। रेसिपिएंट के ऊपर जो भी उनको दबाव डालना था वो आईटीसी चैप्टर में डाल दिया ताकि वो आईटीसी ना ले पाए, ठीक है। मैंने आपको बताया था 16(2)(a पोजेशन ऑफ अ टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट और दूसरा 16(2) का फर्स्ट प्रोवाइजो, ये दोनों चीजें गवर्न करता है, रेसिपिएंट को आईटीसी लेने से थोड़ा सा रोकता है। पूरी बातें डिलीवरी चालान की देख ली, अब जाके देखते हैं हम लोग बाकी बातें, बाकी कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सेट है, ये लास्ट सेट है सेक्शन 31 का। यहाँ पे इन्होंने बोला सेक्शन 31 का एक प्रोवाइजो है, वो प्रोवाइजो बोलता है कुछ ऐसे स्पेसिफाइड सेट ऑफ सप्लायर्स हैं जिनको टैक्स इनवॉइस इशू करने की जरूरत नहीं है, उसकी जगह पे कोई दूसरा डॉक्यूमेंट इशू करेंगे तो भी चलेगा। ये प्रोवाइजो है, सेक्शन 31(2) का प्रोवाइजो बताता है। दो बातें समझो, पहली बात तो गुड्स वालों को बेनिफिट है, नहीं भाई जो सप्लायर ऑफ सर्विसेज है उनके लिए बेनिफिट। तो क्या सारे सप्लायर सर्विसेज को ये ऑप्शन दिया गया कि टैक्स इनवॉइस की जगह पे कोई दूसरा डॉक्यूमेंट नहीं भाई, कुछ स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ सप्लायर और सर्विसेज है उनको ये बेनिफिट दिया हुआ है। कौन से लोग हैं ये एक एक पॉइंट के अंदर अच्छे से मैंने डिस्कस किया। पहला वाला पॉइंट, कोई इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या एनबीएफसी, इनको पहले वाले डॉक्यूमेंट में, पहले वाले पॉइंट में डॉक्यूमेंट बताया। अब यहाँ पे ध्यान देना, मैं आपको बता रहा हूँ, आप रीड कर लेना। इनको बोला कि हर एक ट्रांजैक्शन के लिए आपको टैक्स डॉक्यूमेंट इशू करने की जरूरत नहीं है। आप मंथली, पूरा मंथ खत्म होने के बाद में एट द एंड ऑफ एवरी मंथ आप एक डॉक्यूमेंट इशू करो। वो डॉक्यूमेंट दोनों में से कुछ भी हो सकता है, या तो कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस, मतलब मंथली कंसोलिडेटेड, पूरे मंथ में आपने जितनी भी सर्विसेज दी पूरे मंथ का एक वैल्यू कंसिडर टोटल करके कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस मंथली बेसिस पे आपको देना है। या अगर वो भी नहीं देना है तो कोई एक दूसरा डॉक्यूमेंट, एनी अदर डॉक्यूमेंट इन लिeu thereof, मतलब उस कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस की जगह पे कोई और डॉक्यूमेंट दोगे तो भी चलेगा। लेकिन मंथली देना है, आप कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस दो या कोई भी डॉक्यूमेंट तो भी चलेगा। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 बोलता है ऑप्शनल डिटेल्स। अब ये जो भी डॉक्यूमेंट दे रहे हो, चाहे कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस मंथली बेसिस पे या फिर कोई और डॉक्यूमेंट मंथली बेसिस पे दे रहे हो, इसके अंदर भी आपके पास ऑप्शन है। उस डॉक्यूमेंट के अंदर सीरियल नंबर नहीं होगा तो भी चलेगा, सीरियल नंबर हो या नहीं हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। रेसिपिएंट की डिटेल्स हो या नहीं हो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जो डॉक्यूमेंट दे रहे हो वो मैनुअल फॉर्म में हो, मतलब प्रिंटेड वाला फॉर्म में हो, या फिर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ईमेल पे उसको भेज दो तो भी चलेगा। ये तीनों चीजें ऑप्शनल है। आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में बनाओ, मैनुअल फॉर्म में, कोई फर्क नहीं पड़ता। रेसिपिएंट की डिटेल्स डालो या मत डालो कोई फर्क नहीं पड़ता, और सीरियली नंबर हो या नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑल दीज आर ऑप्शंस, ठीक है। मंथली कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस या फिर एनी अदर डॉक्यूमेंट बनाना है। पॉइंट नंबर 3 है सिग्नेचर के बारे में। अगर एक इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट बना रहे तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा लोअर लेवल पे, इंटर वगैरह लेवल पे। यहाँ पे लोग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 ने बोला था कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट होगा, उस इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट में सिग्नेचर या फिर डिजिटल सिग्नेचर होना या नहीं होना कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं भी होगा तो चलेगा। उसी पॉइंट को यहाँ पे इन्होंने अडेप्ट करके बोला कि इसके लिए भी जब बैंक्स भी अपना जो इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस इशू करते हैं या इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट जो भी इशू करते हैं उस पर भी सिग्नेचर या डिजिटल सिग्नेचर नहीं होगी तो भी चलेगा, फिर भी वो डॉक्यूमेंट वैलिड ही रहेगा, ठीक है। तो ये सारी बेनिफिट दी है इंश्योरेंस, बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एनबीएफसी को।
उसके बाद जीटीए वाला इंसान है, जीटीए वाले को दो बातें हैं। पहली बात तो बहुत डॉक्यूमेंट, इन्होंने बोला कि जरूरी नहीं है टैक्स इनवॉइस इशू करे, वो कोई और भी डॉक्यूमेंट इशू करेगा तो भी चलेगा, जीटीए के लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन पॉइंट नंबर 2 बोलता है मैंडेटरी डिटेल्स, मैंडेटरी डिटेल्स जो भी डॉक्यूमेंट इशू करेगा उसके अंदर ये 6 डिटेल्स बिल्कुल बिल्कुल होनी चाहिए। पहली डिटेल ग्रॉस वेट ऑफ द कंसाइनमेंट, दूसरा नेम ऑफ द कंसाइनर एंड नेम ऑफ द कंसाइनी, तीसरा रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ द गुड्स कैरेज इन विच द गुड्स आर बीइंग ट्रांसपोर्टेड, जो भी ट्रक में गुड्स जा रहे हैं उसकी मोटर व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर जो होगा वो उस डॉक्यूमेंट में लिखा होना चाहिए। चौथा डिटेल्स ऑफ द गुड्स बीइंग ट्रांसपोर्टेड, पांचवा प्लेस ऑफ ओरिजिन एंड प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन, इसकी डिटेल्स होनी चाहिए। एंड लास्ट वाला जीएसटीएन ऑफ द पर्सन हु इज लायबल टू पे टैक्स, फिर चाहे वो कंसाइनी हो, कंसाइनर हो या जीटीए खुद पे करने वाला, जो भी पर्सन टैक्स पे करने वाला है उस पर्सन की जीएसटीएन नंबर उस डॉक्यूमेंट में होनी चाहिए। 6 मैंडेटरी डिटेल्स है, ये होनी चाहिए। बाकी डॉक्यूमेंट कोई भी इशू करे जीटीए उस पर कोई प्रॉब्लम नहीं आती। पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस देने वाले ट्रक वाले, और सॉरी ट्रक नहीं, बस वगैरह आप जाते हो जब टेम्पो में जाते हो तो इनको भी बोला गया कि इनके पास में भी ऑप्शन है। पहली बात डॉक्यूमेंट के लिए इनको बोला कि इनको एक टैक्स इनवॉइस इशू करने की जरूरत नहीं है। ये जो टिकट इशू करते हैं ना, इनकी टिकट को भी एक टैक्स इनवॉइस ही माना जाता है, तो वो भी एक वैलिड डॉक्यूमेंट है। जो टिकट इशू करते हैं वो भी एक टैक्स इनवॉइस ही माना जाएगा। दूसरा वाला पॉइंट बोलता है ऑप्शनल डिटेल्स, जो भी आप टिकट इशू कर रहे हो, जो भी डॉक्यूमेंट इशू कर रहे हो उसके अंदर ये सारी डिटेल्स नहीं भी होंगी तो भी चलेगा। वो सीरियली नंबर नहीं होगा तो भी चलेगा, रेसिपिएंट की डिटेल्स उसमें नहीं होंगी तो भी चलेगा। इनकी वजह से हम आपके उस डॉक्यूमेंट को इनवैलिड नहीं मानेंगे, फिर भी वो वैलिड डॉक्यूमेंट ही रहेगा। ई टिकट हो या फिर नॉर्मल टिकट हो मैनुअल वाली तो भी चलेगा, दोनों में से कुछ भी हो तो भी प्रॉब्लम नहीं है। ये ऑप्शनल प्रोविजन है इनके लिए। उसके बाद में सिग्नेचर, जो अभी हमने ऊपर देखा बैंक्स के केस में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट, जब भी इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस जब इशू किया जाता है तो उस पर सिग्नेचर, डिजिटल सिग्नेचर नहीं भी होगी तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लास्ट वाला पर्सन इन्होंने बोला है कि अगर कोई मल्टीप्लेक्स स्क्रीन वाले जो थिएटर्स होते हैं, वो थिएटर्स आप जब भी जाते हो तो देखो उसमें हमने पढ़ा था इनको कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस का बेनिफिट नहीं दिया कि वैल्यू 200 से कम होगी तो भी ये डॉक्यूमेंट इशू ना करे तो भी चलेगा। ऐसा नहीं है, इनको हर एक केस में डॉक्यूमेंट इशू करना ही होगा। और यहाँ पे इनको बोला है कि मैंडेटरीली इलेक्ट्रॉनिक टिकट ही देनी है, इलेक्ट्रॉनिक टिकट ही देनी है। जब भी आप मूवी देखने जाते हो मल्टीप्लेक्स स्क्रीन में तो आपको ई टिकट आपके मोबाइल फोन पे आ जाती है। उसके बाद आप जाके प्रिंट कराओ वो अलग बात है, लेकिन वो ई टिकट आ जाती है क्योंकि यहाँ पे उनको मैंडेटरी बोला गया है। जो भी पर्सन रजिस्टर्ड है मल्टीप्लेक्स स्क्रीन वाले थिएटर जो सर्विस दे रहे हैं उनके ई टिकट उनको इशू करनी होती है। पॉइंट नंबर 2 में डीम्ड टैक्स इनवॉइस बताया कि भाई जो भी ई टिकट इशू कर रहे हैं उसके अंदर डिटेल्स ना भी हुई तो भी चलेगा, ई टिकट हो तो भी चलेगा, उसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर उसके अंदर वो सीरियली नंबर नहीं है और सारी डिटेल्स नहीं है तो भी डीम्ड टैक्स इनवॉइस उसको माना जाएगा। उसके बाद में सिंगल स्क्रीन वाले जो थिएटर होते हैं, जो सिंगल स्क्रीन वाले थिएटर होते हैं, मल्टीप्लेक्स अलग होता है। जब आप अंदर जाते हो तो मल्टीपल स्क्रीन होते हैं, स्क्रीन 1 2 3, वो अलग चीज है। सिंगल स्क्रीन वाले थिएटर पुराने जमाने में बहुत होते थे, ठीक है, तो वो वाले थिएटर्स को भी जो अभी भी हैं, अगर वो भी अभी भी ऑपरेट करे तो उनके पास भी ऑप्शन है। वो चाहे तो जो मल्टीपल स्क्रीन वालों को, मल्टीप्लेक्स स्क्रीन वालों को जो बेनिफिट दिया है वो भी बेनिफिट यूज कर सकते हैं, ई टिकट इशू कर सकते हैं, उनको भी चलेगा। ठीक है, तो ये पूरी बात हमने सेक्शन 31 की देखी। अब जाके हम लोग देखेंगे नेक्स्ट सेक्शन 32, 33 एंड 30। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं सेक्शन 32, 33 एंड 34। 34 तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन 32, 33 इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। ये इनके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन बनने के बहुत नेग्लिजिबल चांसेस होते हैं। ये एक फ्लो ऑफ सेक्शंस में तो बता रहा हूं। पॉइंट नंबर 32, सेक्शन नंबर 32 इज प्रोहिबिशन ऑफ अनऑथराइज्ड कलेक्शन ऑफ टैक्स। इसके अंदर 2 पॉइंट्स है। पहला पॉइंट बोलता है अगर कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन है तो उसको तो टैक्स कलेक्ट करना ही नहीं, उसको कोई हक नहीं है टैक्स कलेक्ट करने का। तो वो तो अगर 1 रुपए का भी टैक्स कलेक्ट करेगा तो वो एक गुनाह है, उसको अलाउड नहीं होता। लेकिन उसके नीचे उसी के अंदर जो दूसरा पॉइंट है वो ये बोलता है कि जो रजिस्टर्ड पर्सन है, भले ही वो रजिस्टर्ड है, इसका मतलब ये नहीं कि वो खुलेआम अपनी मनमर्जी से टैक्स कलेक्ट करेगा। वो पर्सन टैक्स कलेक्ट कर सकता है, ही हैज द राइट टू कलेक्ट टैक्स, लेकिन ओनली इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ जीएसटी एक्ट एंड जीएसटी रूल्स। ठीक है, तो मन मर्जी से नहीं कर सकते। अगर आप रजिस्टर्ड भी हो तो जीएसटी एक्ट और रूल्स को कंप्लाई करो और उसके हिसाब से ही आप टैक्स कलेक्ट कर सकते हो। पॉइंट नंबर 2 बोलता है कि जो भी आपने अमाउंट ऑफ टैक्स कलेक्ट किया हुआ है वो आपको इंडिकेट करना होगा। टैक्स इनवॉइस से जो भी डॉक्यूमेंट इशू करते हो उस डॉक्यूमेंट के अंदर वो टैक्स का अमाउंट आपको इंडिकेट करना होगा। तो अगर टैक्स कलेक्ट कर रहे हो तो ऐसा नहीं कि आप टैक्स डॉक्यूमेंट पे नहीं बताओ, टैक्स इनवॉइस पे या फिर जो भी डॉक्यूमेंट है उस पे ये बात क्लियरली लिखी होनी चाहिए। ये था सेक्शन 33। अब बात करते हैं सेक्शन 34 क्या बोलता है। सेक्शन 34 इज ऑल अबाउट क्रेडिट नोट एंड डेबिट नोट। दिस इज टुवर्ड्स द एंड ऑफ द चैप्टर। इसके बाद बस वो डायनामिक क्यूआर कोड वाला सर्कुलर देखेंगे और खत्म होगा। सेक्शन 34 क्रेडिट नोट की बात करता है। अब मेरी बात समझो, यहाँ पे मैं एक एक वर्ड आपको नहीं कराऊंगा, आप रीड करोगे आपको समझ में आ जाएगा। पहला वाला पॉइंट जो मैं आपको बता रहा हूँ, क्रेडिट नोट कब और क्या होता है, आप रफली इस चीज को समझो, अपने दिमाग में बिठा लो। जब भी कोई टैक्स इनवॉइस इशू होता है उस टैक्स इनवॉइस की वैल्यू मुझे घटानी है, कम करनी है।
बाय एनी रीजन मुझे वैल्यू कम करनी है तो मैं क्रेडिट नोट मार के ही वैल्यू रिवर्स करके अपनी क्रेडिट नोट से ही उसको मैं वैल्यू कम कर सकता हूं। मान लो मैंने 1,20,000 का मैंने टैक्स इनवॉइस इशू कर दिया, लेकिन पता चल गया कि उसके अंदर मैंने गलत अमाउंट डाल दिया था, 1,20,000 मुझे नहीं डालना था, मैंने कुछ रेट गलत लगा दिया था, मुझे इनवॉइस 1,00,000 का ही बनाना है, 20,000 से वैल्यू मुझे घटानी है। देयर इज ओनली वन ऑप्शन, मुझे अगर कोई भी टैक्स इनवॉइस जो ऑलरेडी इशूड है उसकी वैल्यू कम करनी है तो 20,000 का क्रेडिट नोट मारना पड़ेगा। ठीक है, मान लो टैक्स का अमाउंट ज्यादा डाल दिया, उसमें टैक्स मुझे डालना चाहिए था 22,000 का, लेकिन मैंने उसमें 32,000 का टैक्स डाल दिया, तो मुझे 10,000 रुपया कम करना है, 10,000 रुपए का मुझे क्रेडिट नोट मार के ही मैं वैल्यू कम कर सकता हूं, ऐसे नहीं कर सकता। मान लो मैंने पूरे गुड्स दे दिए, 1,20,000 के गुड्स दे दिए, वो पूरे गुड्स उसके पास पहुंच भी गए और कोई गलती नहीं थी फिगर्स में, लेकिन वो जो रेसिपिएंट है उसने आधे गुड्स रिटर्न कर दिए, बोला ये गुड्स तो मेरे को ठीक नहीं लग रहे, मेरे स्पेसिफिकेशन के हिसाब से नहीं है, ये मैं रिटर्न कर रहा हूं। तो अब मुझे 60,000 रुपए से उस टैक्स इनवॉइस की वैल्यू कम करनी है, क्योंकि मैंने 1,20,000 बनाया था, आधा उसने रिटर्न कर दिया, तो 60,000 रुपए कम करने के लिए मुझे क्रेडिट नोट मारना पड़ेगा। इन शॉर्ट, जब भी टैक्स इनवॉइस के अंदर जो भी वैल्यू है वो अगर आपको कम करनी है, मॉनिटरी लिमिट कम, मॉनिटरी अमाउंट जो है वो कम करना है, तो उसके लिए आपको टैक्स इनवॉइस का रिवर्सल मारने के लिए क्रेडिट नोट इशू करना पड़ता है। अब आप उसको रीड करोगे आपको समझ में आ जाएगा। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 की अब मेरी बात समझो, अब एक बात एक अलग एंगल से समझो। 1,20,000 पे जो टैक्स इनवॉइस बन गया, एक बार टैक्स इनवॉइस बन गया 1,20,000 पे, तो उसके ऊपर जो भी टैक्स है मेरे को गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। मान लो मैंने 1,20,000 का जो इनवॉइस था उसमें जो भी टैक्स है मैंने गवर्नमेंट को पे भी कर दिया। अब अगर मैं 20,000 रुपए का क्रेडिट नोट मार रहा हूँ, 60,000 रुपए का क्रेडिट नोट मार रहा हूँ, मतलब मैं वैल्यू घटा रहा हूँ। मान लो मैंने 20,000 से कम कर दिया, तो अब मेरी इनवॉइस की वैल्यू हो जाती है 1,00,000 रुपया। लेकिन ये तो अब हुई ना, 1,20,000 पे तो मैं ऑलरेडी गवर्नमेंट को टैक्स पे कर चुका हूं, और 20,000 का मैं क्रेडिट नोट मान रहा हूं, मैं वैल्यू घटा रहा हूं, तो 20,000 रुपए पे जो मैंने वैल्यू कम की, इसके ऊपर जो मैंने टैक्स ऑलरेडी गवर्नमेंट को दे दिया, 1,20,000 पे दे दिया, तो मैं गवर्नमेंट को बोल रहा हूँ 20,000 पे जो है वो टैक्स मुझे रिटर्न कर दो, क्योंकि मैं टैक्स का यहाँ पे क्रेडिट नोट मार के मैं वैल्यू कम कर रहा हूँ। तो ये जो क्रेडिट नोट के ऊपर जो भी टैक्स का अमाउंट होता है वो हम गवर्नमेंट से वापस लेना चाहते हैं। हम बोलते हैं कि हमने 1,20,000 पे पे कर दिया, लेकिन हमको तो 1,00,000 पे ही पे करना था, तो 20,000 के ऊपर जो एक्स्ट्रा टैक्स हमने पे कर दिया वो आप हमको रिटर्न दे दो। वो पैसा हम गवर्नमेंट से रिटर्न लेना चाह रहे हैं, और गवर्नमेंट से जब भी आप पैसा रिटर्न लेने जाओगे आपको वो आसानी से नहीं मिलेगा, बहुत सारी बाधाएं आएंगी। उसमें से पॉइंट नंबर 2 की ये बाधा है। इन्होंने बोला कि भाई जब भी आप क्रेडिट नोट बना रहे हो, मान लो आपने 20,000 रुपए का क्रेडिट नोट बना भी दिया, लेकिन ये क्रेडिट नोट बनाने के बाद में आप गवर्नमेंट से पैसा वापस मांगोगे। इन्होंने यहाँ पे बोला कि जब भी आपने क्रेडिट नोट बनाया है वो उस मंथ का रिटर्न फाइल करते वक्त क्रेडिट नोट की डिटेल्स उसमें डाल देना, और जैसे ही आप डिटेल्स उसमें डालोगे आपकी जो भी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी है उस आउटपुट टैक्स लायबिलिटी के सामने हम लोग आपका अमाउंट माइनस कर देंगे और नेट अमाउंट ही आपको पे करना होगा। ठीक है, तो एक्चुअली अपने को रिफंड नहीं मिलेगा। हम जैसे ही क्रेडिट नोट मारेंगे तो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में से जो भी मेरा क्रेडिट नोट का अमाउंट है वो नेट ऑफ हो जाएगा, और मुझे गवर्नमेंट को नेट ऑफ अमाउंट ही देना है। तो जो पे करना था उसमें से माइनस करके मैं नेट पे करूंगा, भी एक तरीके से मेरे को बेनिफिट मिल रहा है। यहाँ पे इन्होंने लास्ट डेट बता दी कि कोई भी मंथ में क्रेडिट नोट डाला था उसी मंथ के रिटर्न में आपको क्रेडिट नोट की डिटेल्स डाल के अपना वैल्यू, अपना टैक्स का अमाउंट नेट ऑफ करवा लेना। लेकिन अगर आपने नहीं कराया, ठीक है, मान लो अगस्त के मंथ में मैंने क्रेडिट नोट डाला था, तो अगस्त मंथ का जब भी रिटर्न फाइल करूंगा उसमें मेरे को क्रेडिट नोट की डिटेल्स डाल के वैल्यू कम कर देनी चाहिए। अगर मैंने नहीं किया तो उसके बाद भी पूरे फाइनेंशियल ईयर का टाइम है, मार्च तक मैं कर सकता हूं, मेरा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, कोई भी मंथ के रिटर्न में डाल के करूंगा चलेगा। लेकिन मार्च के बाद में भी आपकी आंख नहीं खुली, पूरा फाइनेंशियल ईयर खत्म हो गया, तो यहाँ पे इन्होंने बोला कि किसी भी फाइनेंशियल ईयर में आपने जो क्रेडिट नोट इशू किया था उसका आपको रिवर्सल मतलब रिटर्न में डाल करके आपको उसका बेनिफिट उसी साल में ले लेना चाहिए, और अगर नहीं किया तो साल खत्म होने के बाद में ये जो 2 डेट्स हैं पॉइंट नंबर 2 के अंदर, ए और बी, इन दोनों में से विचएवर इज अर्लियर वाली डेट हो जाएगी आपकी लास्ट डेट, और तब तक आपको लेना ही पड़ेगा। अगर आपने नहीं लिया तो उसके बाद में वो क्रेडिट नोट का आपको कुछ भी नहीं बेनिफिट मिलेगा, आप कभी भी उसको गवर्नमेंट के सामने बोल के अपना वैल्यू नहीं कम करा सकते। यहाँ पे आइए, अमेंडमेंट पहले जो डेट लिखी थी वो कट कर दी और एग्जैक्ट डेट बता दी उन्होंने 30th नवंबर, 30th नवंबर या फिर एनुअल रिटर्न फाइल करने की जो एक्चुअल डेट है, इन दोनों में से विचएवर इज अर्लियर, ये हो जाएगी आपकी लास्ट डेट। उस डेट तक आपको क्रेडिट नोट की जो अमाउंट है वो उस रिटर्न में डाल देनी पड़ेगी, वो लास्ट डेट के पहले पहले जो भी रिटर्न आता है उसमें डाल के अपना बेनिफिट ले लेना। लास्ट वाला पॉइंट बोलते हैं कि अगर इंसिडेंस टैक्स का जो बर्डन है वो इंसिडेंस ऑफ टैक्स इज ऑलरेडी पास्ड ऑन टू सम अदर पर्सन, तो आप उसका बेनिफिट नहीं ले सकते। ठीक है, ये इसको टेक्निकली आप प्रैक्टिकली एप्लीकेबिलिटी बड़ी डिफिकल्ट होती है इसकी, इसको लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से समझो और बस इतना बस दिमाग में रख के आप आगे बढ़ जाओ। ठीक है, आगे हम लोग पॉइंट पर जब डेबिट नोट की, डेबिट नोट उसका रिवर्सल है कि मुझे टैक्स इनवॉइस की वैल्यू बढ़ानी है तो मुझे डेबिट नोट इशू करना पड़ेगा। डेबिट नोट इशू करने के लिए मान लो 1,20,000 का था, अब मेरे को उसने बोला कि नहीं मुझे और भी गुड्स चाहिए, आप इसी इनवॉइस में कर दो, तो मैंने और ऐड कर दिया। ठीक है, या मैंने अमाउंट गलत लिखा था, मेरे को ज्यादा वैल्यू लिखनी है तो मेरे को अब ऐड करना है, वैल्यू बढ़ानी है, मैं डेबिट नोट इशू कर दूंगा।
डेबिट नोट से गवर्नमेंट को फायदा है। जैसे ही मैं डेबिट नोट इशू करूंगा, 1,20,000 है, लेकिन मुझे 1,50,000 का टैक्स इनवॉइस बनाना था, तो 30,000 का मैं एक डेबिट नोट मार दूंगा, वो 30,000 से वैल्यू बढ़ जाएगी और उसके ऊपर जो भी टैक्स है वो मुझे गवर्नमेंट को पे करना है। अब अगर मुझे गवर्नमेंट को पे करना है तो कोई भी लास्ट डेट की प्रॉब्लम नहीं है, कभी भी मेरे को लास्ट डेट नहीं लगती। 10 साल के बाद भी मुझे उस डेबिट नोट को जो भी रिटर्न में डाल के मैं दे दूंगा, गवर्नमेंट तो पैसा ले ही लेगी, ठीक है। तो डेबिट नोट के लिए कोई भी डेट नहीं है। जिस भी मंथ में आपने डेबिट नोट रेस किया है, उस मंथ की रिटर्न में आपको डेबिट नोट डाल करके उसके ऊपर जो भी टैक्स है वो गवर्नमेंट को दे देना है। और अगर आपको नहीं भी याद आया तो पूरे फाइनेंशियल ईयर में कर लो, और पूरे फाइनेंशियल ईयर में छोड़ो, पूरी जिंदगी में कभी भी कर लो। गवर्नमेंट पैसा, अगर आप डेबिट नोट रेस करके उस रिटर्न में डाल रहे हो तो गवर्नमेंट को पैसा देने वाले हो, उससे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। गवर्नमेंट उसमें कोई लास्ट डेट नहीं रखती। ये पूरा पॉइंट हमने देख लिया सेक्शन 34 का, ये पूरी डिस्कशन हो गई। अब एक सर्कुलर है, डायनामिक क्यूआर कोड का सर्कुलर, उसमें 13 सर्कुलर है, फटाफट से डिस्कस करते हैं, पूरा केस यहाँ पे खत्म करते हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं डायनामिक क्यूआर कोड के अलग अलग सर्कुलर। 13 सर्कुलर है, लेकिन इसको मैंने सेट में बांटा हुआ है, ठीक है। पहले हम 5 सर्कुलर का सेट देख रहे हैं। ये जो सर्कुलर हैं, ये एप्लीकेबिलिटी ऑफ डायनामिक क्यूआर कोड की बात करते हैं। आपको टेबल में 5 केसेस दिख रहे हैं। शुरू के 3 केसेस है, वहां पे डायनामिक क्यूआर कोड अप्लाई नहीं होता। उसके बाद के जो 2 केसेस है, यूआईएन वाले और ईसीयू के थ्रू अगर सप्लाई किए, उनके अंदर डायनामिक क्यूआर कोड अप्लाई होता है, ठीक है। तो अप्लाई होगा कि नहीं अप्लाई होगा, ये उसके ऊपर बातें कर रहे हैं। पहला वाला जो सर्कुलर आपको दिख रहा है, नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ डायनामिक क्यूआर कोड, अगर 5 स्पेसिफाइड सप्लायर्स है, ये हमने ऑलरेडी देखा था वहां पे, इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एनबीएफसी, या फिर जीटीए वाले, या फिर पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस देने वाले, या फिर मल्टीप्लेक्स स्क्रीन में जो थिएटर के अंदर जो सर्विसेज देते हैं, या फिर ओआईडीआर वाले, ये 5 लोगों पे डायनामिक क्यूआर कोड कभी भी अप्लाई नहीं होता। उसके बाद में एक्सपोर्ट का ट्रांजेक्शन, एक सर्कुलर बोलता है कि एक्सपोर्ट के लिए डायनामिक क्यूआर कोड अप्लाई हुआ कि नहीं, क्योंकि एक्सपोर्ट एक तरीके से B2C है, हम रजिस्टर्ड है इंडिया के अंदर, और जो इसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो तो इंडिया के आउटसाइड में रजिस्टर्ड नहीं है, ये तो B2C हो गया। यहाँ पे क्लियरली बोला, क्योंकि एक्सपोर्ट के लिए हम लोग क्लियरली ई इनवॉइसिंग का कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं, तो कोई एक्सपोर्ट वाले ट्रांजेक्शन पे हम लोग ई इनवॉइसिंग का प्रोविजन अप्लाई कर देते, तो यहाँ पे डायनामिक क्यूआर कोड नहीं लगाएंगे। ये एक्सेप्शन करके इन्होंने बता दिया कि एक्सपोर्ट के लिए डायनामिक क्यूआर कोड नहीं लगेगा। उसके बाद पॉइंट नंबर 3 वाला जो केस है वो बात करता है कि ये एक इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे इन्होंने बोला कि अगर मान लो रेसिपेंट आउटसाइड इंडिया है, ये एक एक्सपोर्ट का ट्रांजेक्शन नहीं है। एक्सपोर्ट होता तो ऊपर ये वो नॉन एप्लीकेबल हो जाता, लेकिन अगर एक्सपोर्ट के अलावा, क्योंकि एक्सपोर्ट की कंडीशन कंप्लाई नहीं होती, तो भी एक्सपोर्ट नहीं कहलाया जाएगा। सप्लायर इंडिया में, रेसिपेंट आउटसाइड इंडिया, प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया में आ जाती है बिकॉज ऑफ द आईजीएसटी प्रोविजंस, प्लेस ऑफ सप्लाई के प्रोविजंस, और पैसा फॉरेन करेंसी में आ रहा है, तो क्या इसके ऊपर अप्लाई होगा डायनामिक क्यूआर कोड? देखो नहीं अप्लाई होगा, क्योंकि इसका टेक्निकल रीजन बताता हूँ। इन्होंने बोला रेसिपेंट आउटसाइड इंडिया है, और दूसरी बात पैसे फॉरेन करेंसी में आ रहे हैं, तो यहाँ पे ग्रीन कलर का ये अमेंडमेंट है, इसमें इन्होंने बोला कि ये जब भी केस होता है, इस केस में जो पैसे आते हैं वो पैसे फॉरेन करेंसी में आएंगे, और जो डायनामिक क्यूआर कोड है वो तो इंडियन रुपीस के हिसाब से आपने बनाया, तो पैसे वो स्कैन करके करेगा क्या? उसको तो वैसे भी डॉलर में ही आपको पैसे देने, जो भी फॉरेन करेंसी में उसी में पैसे देगा, तो डायनामिक क्यूआर कोड डालने का भी कोई मतलब नहीं है। इसीलिए इन्होंने बोला कि अगर ऐसा कोई ट्रांजेक्शन है जहाँ पे रेसिपेंट आउटसाइड इंडिया है और फॉरेन करेंसी में पैसा दे रहा है, तो डायनामिक क्यूआर कोड डालने का कोई मतलब ही नहीं बनेगा, वो डॉलर में पैसे देने वाला है, ये आईएनआर के बेसिस पे पैसे लिए जाएंगे। दिस विल नॉट बी कंप्लायंस प्रोविजन, तो यहाँ पे डायनामिक क्यूआर कोड की जरूरत नहीं लगेगी, ये एक्सेप्शनल केस है, नॉट एप्लीकेबल। पॉइंट नंबर 4 और 5 की बात करते हैं। पॉइंट नंबर 4 में बोला अगर रेसिपेंट यूआईएन होल्डर है तो क्या होगा, तभी भी क्या ये नॉट एप्लीकेबल होगा? आंसर इज नो भाई, यहाँ पे ये एप्लीकेबल होगा, क्योंकि अगर यूआईएन होल्डर है, तो देखो यूआईएन होल्डर तो रजिस्टर्ड पर्सन नहीं होता, तो आप ये नहीं बोल सकते कि B2B ट्रांजेक्शन है। कोई रजिस्टर्ड पर्सन यूआईएन को कुछ गुड्स या सर्विसेज दे रहा है, तो यूआईएन वाला रजिस्टर्ड पर्सन नहीं होता, और अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है तो ये B2C माना जाएगा, और B2C वाले के लिए तो डायनामिक क्यूआर कोड अप्लाई होता है। ये पॉइंट 4 बड़ा इंपॉर्टेंट है, यूआईएन होल्डर को दिया जाएगा तो B2C ही होता है, और यहाँ पे डायनामिक क्यूआर कोड लगेगा। पॉइंट नंबर 5 बात करता है कि अगर ईसीओ के थ्रू दिया, तो ईसीओ अगर कंप्लाई कर रहा है तो इस सप्लायर को कंप्लाई करने की जरूरत है क्या? ईसीओ ने भी अपने इनवॉइस पे डायनामिक क्यूआर कोड डाल दिया, तो क्या सप्लायर को सेपरेटली कंप्लाई करने की जरूरत है? आंसर इज यस, डेफिनेटली। इन लोगों ने बोला कि भाई हमने यहाँ पे जो बनाए प्रोविजन वो सेपरेटली सप्लायर वाइज है, तो आप भी एक सप्लायर हो, ईसीओ भी एक सप्लायर है, ईसीओ के ऊपर प्रोविजन अप्लाई होंगे तो वो अपने इस पे डालेगा, लेकिन आपके ऊपर अप्लाई होते हैं तो आपको भी अपने इनवॉइस पे ये चीजें डालनी होंगी, आपको अपने इनवॉइस पे डालना होगा। अगर ईसीओ के थ्रू ऑलरेडी पैसे आ गए हैं तो आपके डिजिटल, आपने जो अपना स्कैनर उस पर डिजिटल डायनामिक क्यूआर कोड डाला है, उसका कोई मतलब नहीं होगा, उससे पैसे नहीं आएंगे। लेकिन अगर आपने आपके ही थ्रू पैसे आने वाले, पैसे मतलब आपके अकाउंट में डिपॉजिट होने वाले, ईसीओ बस ट्रांजेक्शन करवा रहा है, तो ऐसे केस में आपके डायनामिक क्यूआर कोड को यूज करके वो पैसे दे सकता है। और अगर चलो पैसे एडवांस में भी आ गए तो आप उस पर क्रॉस रेफरेंस डाल देना। इन एनी केस जो सप्लायर है इसको भी सारे प्रोविजंस कंप्लाई करने होंगे, ये हाथ नहीं छोड़ा सकता कि भाई ईसीओ के थ्रू दे रहा हूं तो ईसीओ कंप्लाई करेगा, मैं नहीं करूंगा।
नहीं भाई, तुमको भी करना ही पड़ेगा। ठीक है, ये पूरी बातें पॉइंट नंबर 5 में आपको देखनी पड़ेगी, यहाँ पे डायनामिक क्यूआर कोड अप्लाई होता है। नेक्स्ट आई है पॉइंट नंबर और 5 सर्कुलर है, ये बात करते हैं एप्लीकेबिलिटी ऑफ डिटेल्स विच इज प्रोवाइडेड इन द डायनामिक क्यूआर कोड। अप्लाई होगा कि नहीं होगा वो तो हमने ऊपर पढ़ लिया, ये आगे वाले सर्कुलर ये आपको अलग बात कर रहे हैं। यहाँ पे जो बात हो रही है कि डायनामिक क्यूआर कोड के अंदर आपको कुछ चीजें डिटेल्स में अंदर वो डायनामिक क्यूआर कोड कैप्चर करना चाहिए। तो वो क्या क्या डिटेल्स है, यहाँ पे पॉइंट नंबर 6 से लेकर 10 तक बात होगी। अलग अलग 5 सर्कुलर है। पहला वाला जो सर्कुलर है वहां पे 6 स्पेसिफाइड डिटेल्स है, आप टेबल में देखो और उसके बाद में हर एक केस का एक्सेप्शन बताएं। ठीक है, ये देख लो आप, पॉइंट नंबर 6 देखो। डायनामिक क्यूआर कोड में कौन कौन सी डिटेल्स कैप्चर होनी चाहिए? उसमें सप्लायर का जीएसटी नंबर होना चाहिए, उसमें सप्लायर का यूपीआई आईडी होना चाहिए, उसमें पेई का बैंक अकाउंट डिटेल्स और आईएफएससी नंबर होना चाहिए। पेई मतलब जिसके अकाउंट में पैसे जाने वाले। इनवॉइस नंबर और इनवॉइस डिटेल्स, जो भी ट्रांजैक्शन का इनवॉइस नंबर इनवॉइस डिटेल है वो भी डायनामिक क्यूआर कोड में कैप्चर होना चाहिए। टोटल इनवॉइस वैल्यू, टोटल इनवॉइस वैल्यू एंड लास्टली जीएसटी का अमाउंट का ब्रेकअप भी उसमें होना चाहिए। ये सारी डिटेल्स उस डायनामिक क्यूआर कोड के अंदर कैप्चर हो जानी चाहिए। अब पॉइंट नंबर बी बोलता है कि जो डायनामिक क्यूआर कोड है वो ऐसा होना चाहिए दैट इट कैन बी स्कैन टू मेक अ डिजिटल पेमेंट। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा कि वो उसको स्कैन करके तो आप पेमेंट दोगे। बात करते हैं पॉइंट नंबर 7 की। अब एक एक करके एक्सेप्शन डिस्कस हो रही है। ये 6 डिटेल्स होनी ही चाहिए, ये 6 डिटेल्स होनी ही चाहिए, लेकिन अब से आगे जो जो एक सर्कुलर है वो एक्सेप्शनल केस बताते हैं। बोलते कि ठीक है ये डिटेल नहीं भी हुई तो भी चलेगा, डायनामिक क्यूआर कोड वैलिड रहेगा। अब आप मेरा जो 6 वाला जो सर्कुलर है उसमें मैंने पॉइंट 1 करके येलो मार्क किया है। ठीक है, सप्लायर का यूपीआई आईडी ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। लेकिन जो पॉइंट नंबर 7 है ये बोलता है यूपीआई आईडी, ऑरेंज वाला पढ़ रहा हूं, यूपीआई आईडी ऑफ सम अदर पर्सन ऑन द क्यूआर कोड रहेगा तो चलेगा, अलाउड इन एक्सेप्शन केसेस। यहाँ पे बोला कि अगर सप्लायर ने ट्रांजेक्शन किया है, डायनामिक क्यूआर कोड डाला है, लेकिन पेमेंट के लिए किसी और पर्सन को ऑथोराइज करके रखा है, पेमेंट वो पर्सन कलेक्ट करने वाला है, तो क्या सप्लायर को अपना यूपीआई आईडी डालना है या फिर उस ऑथोराइज पर्सन का डालेंगे तो चलेगा? तो यहाँ पे इन्होंने बोला नहीं भाई ठीक है, पेमेंट जब उसको ही कलेक्ट करनी है ऑथोराइज पर्सन को, तो यूपीआई आईडी अगर उसका डालोगे तो भी चलेगा, सप्लायर का यूपीआई आईडी डालने की जरूरत नहीं है। तो ये हो गया ना एक्सेप्शन। पॉइंट नंबर 6 के अंदर सेकंड पॉइंट क्या बोलता है, जिसको मैंने येलो मार्क किया 1 वाला, कि सप्लायर का यूपीआई आईडी होना चाहिए। लेकिन एक सर्कुलर है 7th वाले पॉइंट के अंदर, वो सर्कुलर बोलता है कि सप्लायर का यूपीआई आईडी नहीं होगा तो चलेगा, उस अदर ऑथोराइज पर्सन वाले का यूपीआई आईडी होगा तो भी चल जाएगा, क्योंकि पेमेंट वही कलेक्ट करने वाला है। ठीक है, अब पॉइंट नंबर 8 में एक एक्सेप्शन है, आपको स्क्रीन के एकदम टॉप पे दिखेगा। अभी देखो पॉइंट नंबर 2 दिख रहा है एकदम टॉप पे, पेई बैंक अकाउंट नंबर एंड आईएफएससी। ये होनी चाहिए, ये डिटेल होनी चाहिए कि पेई का बैंक अकाउंट उस डायनामिक क्यूआर कोड में कैप्चर करना चाहिए। लेकिन अब पॉइंट नंबर 8 देखो, पेईज बैंक अकाउंट डिटेल्स आर नॉट कैप्चर्ड ऑन द क्यूआर कोड, चलेगा क्या? आंसर इज यस, चलेगा। अगर यूपीआई आईडी लिंक्ड है, यूपीआई आईडी लिंक्ड है किसी बैंक स्पेसिफिक बैंक अकाउंट से, तो आपको अलग से पेई का बैंक अकाउंट डिटेल्स और आईएफएससी डालने की जरूरत नहीं है। जो यूपीआई आईडी है वो किसी बैंक अकाउंट से ऑलरेडी लिंक्ड है, तो पैसे बैंक अकाउंट में जाएंगे, तो आपको बैंक अकाउंट की डिटेल्स स्पेसिफिकली यहाँ पे डालने की जरूरत नहीं है। तो ये हो गया ना एक्सेप्शन, पेई का बैंक अकाउंट डिटेल्स होना चाहिए, आईएफएससी होना चाहिए, लेकिन नहीं भी होगा तो चलेगा। केस नंबर 8 में, सर्कुलर नंबर 8 जो सर्कुलर पॉइंट 8 में उसके अंदर बोला गया। पॉइंट नंबर 9, इनवॉइस की डिटेल्स। अब देखो ऊपर जो तुमको दिख रहा है स्क्रीन के, इनवॉइस नंबर एंड इनवॉइस डेट, ये दोनों चीजें होनी चाहिए। अब यहाँ पे इन्होंने बोला कि डिटेल्स ऑफ द इनवॉइस नंबर इज नॉट प्रोवाइडेड इन द डायनामिक क्यूआर कोड व्हिच इज डिस्प्ले टू द कस्टमर, चलेगा क्या? आप देखो जब भी आप शॉपिंग करने जाते हो, ये पूरा लंबा सा केस है, आप मेरी बात सुन लो उसके बाद में आप रीड कर लेना। तो जब आप शॉपिंग करने जाते हो किसी मॉल में या स्टोर में, तो वो तो रजिस्टर्ड है, उनका 500 करोड़ से ज्यादा भी हो सकता है टर्नओवर, उनके ऊपर डायनामिक क्यूआर कोड की प्रोविजन अप्लाई हो गई, और आप हो कंज्यूमर, ठीक है, B2C ट्रांजैक्शन है, आपको वो कई बार आपको क्या करते हैं, बिल जनरेट होने से पहले ही आपको बोल देते कि सर ये स्कैनर है, आप इस पे स्कैन करके पेमेंट कर दीजिए। आप स्कैन करके पेमेंट कर देते हो, उसके बाद में वो बिल जनरेट करता है। तो यहां पे इन्होंने बोला जब आप स्कैन कर रहे थे तब तो इनवॉइस जनरेट ही नहीं हुआ था, तो इनवॉइस भी जनरेट नहीं हुआ, इनवॉइस की डेट वगैरह कुछ भी जनरेट नहीं हुई, तो ये स्कैनर के अंदर इनवॉइस की डेट और इनवॉइस का जो भी रहता है वो डिटेल्स, इनवॉइस नंबर वो नहीं रहेगा तो चलेगा क्या? यहाँ पे इन्होंने बोला, अब रेड वाले पॉइंट तुमको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, वो देख लो। यूनिक ऑर्डर आईडी या फिर यूनिक सेल्स रेफरेंस नंबर, वो तो होगा ना, ठीक है। जब भी आप किसी सिस्टम में काम करते हो सॉफ्टवेयर में, इनवॉइस भले बाद में बनता है, लेकिन ऑर्डर आईडी, सेल्स ऑर्डर आईडी, यूनिक ऑर्डर आईडी, सेल्स रेफरेंस नंबर, ये कुछ तो होगा। तो उस डायनामिक क्यूआर कोड में भले ही इनवॉइस नंबर ना हो, लेकिन उसका सेल्स रेफरेंस नंबर, इनवॉइस का यूनिक आईडी, सॉरी ऑर्डर का यूनिक आईडी है, वो उसमें होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया ना एक्सेप्शन, जहां पे इन्होंने ऊपर वाले पॉइंट में क्या बोला था कि भाई इनवॉइस नंबर एंड इनवॉइस डेट होनी ही चाहिए, लेकिन नीचे इन्होंने बोला कि ठीक है, एक एक्सेप्शनल केस में हम लोग बोल रहे हैं कि अगर इनवॉइस नंबर नहीं है तो ऑर्डर आईडी होगा, सेल्स रेफरेंस नंबर होगा, वो हो जाएगा तो भी चलेगा। अब लास्ट में और एक सर्कुलर है जो बोलता है कि टोटल इनवॉइस वैल्यू, अब आपको स्क्रीन पे ऊपर देखो, टोटल इनवॉइस होनी चाहिए उस डायनामिक क्यूआर कोड के अंदर। लेकिन एक सर्कुलर आया, एक्सेप्शनल सर्कुलर,
वो बोलता है कि भाई अगर आपका केस ऐसा है जहां पे पार्ट पेमेंट हो गई, मान लो 1 लाख का ट्रांजेक्शन था, उसने 1 लाख का जो ट्रांजेक्शन किया उसके लिए 60,000 तो मैं ऑलरेडी एडवांस में ही पे कर चुका था, अब बस 40,000 रुपए का बैलेंस अमाउंट बाकी है, तो वो डायनामिक क्यूआर कोड के अंदर टोटल इनवॉइस नहीं है, पार्ट पेमेंट का अमाउंट है, रिमेनिंग बैलेंस जो 40,000 का है वो होगा तो चलेगा। आंसर इज यस, चलेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको ऐसे समझनी है, कुछ डिटेल्स है जो स्पेसिफिकली होनी चाहिए, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केसेस है जहां पे वो डिटेल्स नहीं होंगी तो भी चलेगा। ये एक्सेप्शनल केस मैंने आपको दिखा दिए। पार्ट पेमेंट करनी बाकी है, 40,000 रुपए बाकी है, तो डायनामिक क्यूआर कोड के अंदर 1 लाख क्यों लिखेगा, फिर तो मैं 1 लाख पेमेंट कर दूंगा, गलती हो जाएगी, इसीलिए वहां पे मेरे को 40,000 का वहां पे वो स्कैनर के अंदर रहेगा। ठीक है, ये 10 सर्कुलर हो गए। उसके बाद के 3 सर्कुलर ये एकदम लल्लू पॉइंट पे, ठीक है, आप इसको खुद भी रीड करोगे आपको समझ में आ जाएगा। What if instead of dynamic QR code supplier makes available to the customer an electronic mode of payment like UPI collect? ठीक है, तो डायनामिक QR कोड नहीं है, उसके मैंने इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट कोई UPI आईडी कोई उसका दे दिया तो भी चलेगा। जरूरी नहीं है कि आपको डायनामिक QR कोड देना चाहिए। जो सप्लायर है वो कोई इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट मोड का जो भी है वो लिंक दे देगा, तो उससे भी पेमेंट कर दी तो भी चल जाएगा। पॉइंट नंबर 12 बात करता है व्हाट इफ द इंटायर पेमेंट है तो ऑलरेडी मेन बिफोर द इशू ऑफ इनवॉइस। अब पूरा प्रीपेड हो गया तो क्या करेंगे डायनामिक क्यूआर कोड के ऊपर। अब भाई पूरा पेमेंट हो गया तो डायनामिक क्यूआर कोड का स्कैनर का वो करेगा क्या, मैंने ऑलरेडी पेमेंट कर चुका हूं। अब तो 60,000 और 40,000 की बात नहीं है, मैंने पूरा ही इनवॉइस दे दिया। तो यहाँ पे इन्होंने बोला कि जब भी आप इनवॉइस बनाओगे उसके ऊपर भले ही आप डायनामिक क्यूआर कोड मत डालो क्योंकि पेमेंट ऑलरेडी आ गई, लेकिन क्रॉस रेफरेंस डाल देना कि भाई इस ट्रांजेक्शन के लिए इतना इतना अमाउंट जो है 1 लाख रुपए जो भी है वो एडवांस में पैसे आ चुके थे। तो अगर एडवांस में पैसे आ गए, प्रीपेड इनवॉइस है, तो डायनामिक क्यूआर कोड नहीं होगा तो चलेगा, लेकिन उसमें क्रॉस रेफरेंस होनी चाहिए, पेमेंट की क्रॉस रेफरेंस होनी चाहिए, वरना वो बात मैच नहीं होगी, वो बात नहीं चलेगा, कंप्लायंस नहीं मानेगा। लास्ट वाला, व्हाट इफ द कस्टमर ऑप्ट टू मेक पेमेंट विदाउट यूजिंग द डायनामिक क्यूआर कोड। अब मैं एक कंज्यूमर हूं, मुझे उसने डायनामिक क्यूआर कोड दिया, मैंने बोला मुझे नहीं पे करना है डायनामिक क्यूआर कोड से, मैं कार्ड से पे कर रहा हूँ, मेरे पास कैश पड़ा हुआ है, मैं कैश से पे कर रहा हूँ, तो जरूरी नहीं है कि मेरे को डायनामिक क्यूआर कोड दिया गया तो मैं उसी से पेमेंट करूँ। यहाँ पे इन्होंने बोला चलेगा, अगर आपने डायनामिक क्यूआर कोड शो किया था और उसने डायनामिक क्यूआर कोड से पैसे भर दिए तो भी चलेगा। आपने डायनामिक क्यूआर कोड शो किया था उस इनवॉइस पे लेकिन उसने पेमेंट नहीं करी, उसने डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड कोई अदर मोड से कर दी तो भी चलेगा। आपको अगर चलो पैसे अगर एडवांस में भी आ गए तो उस पर क्रॉस रेफरेंस लिख देना कि भाई पैसे ऑलरेडी आ चुके हैं, डायनामिक क्यूआर कोड डाल भी दोगे तो भी चलेगा, वहां पे क्रॉस रेफरेंस लिखना होगा। ठीक है, ये पूरी बातें यहाँ पे डिस्कस हुई, पूरा चैप्टर यहाँ पे खत्म हो गया, पूरे सर्कुलर खत्म हो गए। नेक्स्ट हम लोग जाके देखेंगे इंटरेस्ट वाला जो है सेक्शन 50 जिसमें आई है अमेंडमेंट, एंड सेक्शन 49 जो पेमेंट ऑफ टैक्स की बात करते हैं, वो नेक्स्ट वीडियो आज रात तक या फिर कल सुबह तक वो भी रिलीज हो जाएगा। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट, सी यू सून विद अनदर रिवीजन वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय। ठीक है।